अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ जमील सुखेरा। हमारे साथ हैं हिना न्याजी जो कि इस वक्त अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर रही हैं। मैं कॉफी पीता हूं सबसे पहले आते ही, और हिना ग्रीन टी पीती है। अच्छा, हिना की ग्रीन टी में एक चीज और भी होती है, और वो होता है अदरक। तो अदरक का कहवा, अब क्या फायदा होता है आपको हिना इससे? अच्छा, मैं तो इसलिए पीती हूँ कि मुझे थ्रोट नोड्यूल्स का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे बोलने में बहुत दिक्कत होती है। आज आपकी एनर्जी भी थोड़ी लो लग रही है। हाँ जी बिल्कुल। रात को मेरे घर पे एक इवेंट था, ठीक है, तो बहुत सारे गेस्ट्स वर ओवर, माय खालाज, माय मामूज वर ओवर, और बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो मियाँ वाली से आए हुए थे। तो और हम लोग बहुत ओवर हुआ था घर में। बिल्कुल ओवर भी, एंड फिर वी वर अवेक टिल 5 AM इन द मॉर्निंग। सुबह 5 बजे तक सब लोग जाग रहे थे। हाँ जी, और मैं सुबह 6 बजे तो ऑफिस आना होगा। 6 बजे। अब मैं यही कह रही हूँ कि मैं बस घंटा सो के आई हूँ, तो वो एनर्जी, वो सारा कुछ, क्योंकि इवेंट था और इवेंट भी इस तरह का था कि मिस नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। चलिए, हम आपकी इस जो थकावट है इसका एहसास करते हैं। थैंक यू। और जमील, मुझे आज पहली बार मैं आपके लिए कॉफी मंगवाता हूँ। आप कॉफी भी मंगवाएं। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जो मर्जी जॉब होती, मैंने एक्सक्यूज कर लेना था, मैंने छुट्टी ले लेनी थी, मैंने उनको बता देना था दैट आई एम नॉट वेल टुडे एंड आई एम वेरी लो ऑन एनर्जी टुडे। बट इस जॉब में कोई छुट्टी नहीं, हमें आपके सामने आना होता है, फिर आप लोगों की वजह से हमारा एनर्जी लेवल भी जो है वो बूस्ट अप हो जाता है। सो आई एम हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। It will be a good day इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। कॉफी मंगवा दे बस हिना के लिए, ठीक है? पूरे 2 घंटे हैं। ओके जी, आज की शो का आगाज करते हैं, और सबसे पहले आज की अच्छी बात ये है कि रिस्क की ना कदरी ना की जाए। अल्लाह ताला की नेमतों में से जो सबसे बड़ी नेमत है वो है रिस्क। कुरान मजीद में बंदों को ये हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाएं, मगर एतदाल से तजावुज़ ना करें। इरशाद बारी ताला है कि खूब खाओ और पियो, लेकिन हद से मत निकलो। बेशक अल्लाह हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। हमारा इशारा है जनाब, जहाँ जहाँ रिस्क ज़ाया होता है, शादियों पर बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया होता है। पूरी दुनिया की आदाद शुमार भी हम एक तहकीक के मुताबिक अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे कि पूरी दुनिया में कितने लाखों टन खाना ज़ाया किया जाता है, और पैसों में भी वो अरबों रुपए ज़ाया हो रहे होते हैं बेसिकली। तो रिस्क का ज़ाया होना बेसिकली ना सिर्फ ये नुकसान है कि वो रिस्क ज़ाया हो रहा है और पैसे का ज़ाया हो रहा है, बल्कि आपके दूसरे बहन भाई जो बेचारे भूखे हैं और वो 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिल रही होती, तो बेसिकली ये एक इक्विलिब्रियम कायम करना भी हम चाह रहे थे कि आज की इस अच्छी बात में हम ऐड करें, क्योंकि पूरी दुनिया में भूख से लड़ाई भी जारी है। भूख से लड़ाई, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, उनको उस तरह से ग़िज़ाई नशोनुमा उनकी पूरी नहीं हो सकती, ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। और हमने अक्सर देखा है कि जो लोग अपनी दौलत की नुमाइश और फिर खुद को मालदार जाहिर करने के लिए हर मौके पर अपनी ज़रूरतों के मुकाबले में ख्वाहिशों को तरजीह देते हैं, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी इस तरह की तकरीबात हो, कोई भी इवेंट हो, फजूल खर्ची करते हैं, कई किस्मों के खाने तैयार करवाते हैं। मुझे ये लगता है कि ज़रूरत से वो कई ज़्यादा गुना होती है उनकी मिक़दार, और ये कंपटीशन होता है। और जमील, वो इस बात का एहसास भी नहीं करते कि ये जो रिस्क है जिसको वो ज़ाया कर रहे हैं, ये सब जानने के बावजूद इस वक्त कितने लोग जो है वो भूख का शिकार हैं। हजारों बच्चे रोजाना ग़िज़ाई कमी की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिस्क की नाकदरी करते हैं। सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो 50% जो है वो खुराक कूड़े में, अच्छा, ये बड़ा अलार्मिंग है ना, डाली जाती है। जब ये पूरी इसकी रिसर्च की जा रही थी तो बेसिकली जो तहकीक के मुताबिक आदाद शुमार सामने आए नाजरीन, वो बहुत अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि जिस तरह हिना ने जिक्र किया कि सिर्फ बरतानिया में 20 मिलियन टन खुराक ज़ाया कर दी जाती है। जापान में तकरीबन 102 अरब डॉलर मालियत की ग़िज़ा को कचरे में फेंक दिया जाता है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्रे सगीर में हर साल शादियों में 950 टन ग़िज़ाई अशिया ज़ाया हो जाती हैं। सालाना 339 करोड़ रुपए का खाना शादियों में बर्बाद हो जाता है। आज अगर हम अपने घरों, होटल्स, दावतों और तकरीबात में खाने को ज़ाया करना छोड़ दें, ज़रूरत के मुताबिक खाना पकाएं और ज़रूरत के मुताबिक प्लेट में डालकर खाएं, तो हर घर और हर तकरीब में रिस्क की इतनी बचत हो जाएगी कि एक घर से 2 और 3 आदमियों को खाना दिया जा सकेगा। तो खाना ज़ाया होने से बचाएं। आप देखें कितने अलार्मिंग ये फिगर्स है हिना के। अच्छा, वो जो हम कंपटीशन की बात कर रहे थे, उस कंपटीशन के अलावा आई डोंट नो
कि लोगों में भी एक क्या वो तासुर, अच्छा जी वन डिश था या ये था, वो जो बातें होती है ना बेसिकली वो भी आपको बहुत प्रोवोक करती हैं। एंड जमील आपको पता है अब जिस तरह आप ये बात कह रहे हैं ना कि वन डिश और फिर जो कंपटीशन में हम आ गए कि उसकी शादी पे अब तो सैलेड का ही अगर आप मेन्यू देख लें फिर वो उसको शो ऑफ करना, एंट्रेंस के साथ आपने मेन्यू की भी पिक्चर्स लगाई हुई हैं कि मेन्यू में क्या क्या है, बारबेक्यू में कितने आइटम्स हैं, सैलेड बार पूरा बनता है अब तो। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि खाना जो आप लोग जाया करते हैं इस तरह के इवेंट्स में उसको प्लीज शो ऑफ की खातिर, दिखावे की खातिर, नुमाइश की खातिर जाया मत करें। क्योंकि अक्सर, और जमील एक और चीज, चले खाना तो मेन्यू तो ज्यादा है, एक्सटेंसिव मेन्यू है जी, आप किसी शादी पे गए, चले उसमें कोई एतराज नहीं, उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन जाया ना करें। जमील आपने देखा होगा एक प्लेट को ना इतना लोड किया होता है कि वो पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मतलब आपने सारी चीजें ही एक दफा में डाल दी, फिर आपने खाया एक पोर्शन, फिर आपने वो प्लेट कहीं कॉर्नर में रख दी, फिर आपने नई प्लेट उठाई, फिर आप दूसरी जानिब चल पड़े। तो अगर आप भी इस तरह की शादियां अटेंड करते हैं, इस तरह की दावतें अटेंड करते हैं, इस तरह के इवेंट्स में जाते हैं, खाना जो है वो वेस्ट करने से, जाया करने से इज्तनाब करें। क्योंकि खाना जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने आपके साथ फैक्ट्स शेयर किए, बताया कि कितने लोग हैं जो सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो बगैर खाने के भी सो जाते हैं। तो उन लोगों का एहसास करें, अगर आपके अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा तो आप लोग खाना जाया नहीं करेंगे। और जमील मुझे लगता है ये एलीट्स में ट्रेंड है, नो ऑफेंस बट ये एलीट्स में ट्रेंड है कि खाने में सी फूड भी है, सैलेड बार्स भी हैं, बारबेक्यू भी है, फिर सूप्स में भी वैरायटी है। आपने सही कहा, लेकिन चले हम ये भी एतराज नहीं करते कि ये भी नहीं होना चाहिए। आई वुड से ये नहीं होना चाहिए। आपने शो ऑफ करना चले करें, लेकिन कम से कम खाना जाया तो ना करे ना। बिल्कुल जाया नहीं होना चाहिए, लेकिन शो ऑफ भी नहीं करे। जमील आप देखिए, आपने इतना बड़ा सैलेड बार बनाया हुआ है जिसमें आपके पास 22, मैं एक शादी पे गई जमील, बादशाहत में रहे हैं हम हमेशा, ठीक है। मुसलमानों की जब बादशाहत होती थी तो इसी तरह दस्तरखान सजते होते थे। तो ये वही खून में चीजें, वही खून में चीजें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं एक शादी पे गई, 22 सैलेड्स थे वहां पर जी, 22 किस्म के सैलेड थे। आप यकीन माने वो रशियन सैलेड के अलावा प्रोबेबली कोई बाकी सैलेड्स देख भी नहीं रहा था। आपने तो पूरे सैलेड्स भी ट्राई नहीं किए होंगे। मैंने नहीं की, मैंने देख ही नहीं पाई ना। 22 सैलेड्स थे, मतलब सैलेड बार ही इतनी बड़ी थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रशियन सैलेड प्रोबेबली सबने खाया होगा, उसके अलावा जो बाकी 21 सैलेड थे वो किसी ने देखे भी नहीं प्रॉपर्ली। तो प्लीज खुदारा खाने को जाया मत करें। और जैसा जमील ने शाही दस्तरखान की बात की कि हम शाही, तो वो शाही दस्तरखान सजाएं जरूर, लेकिन जो खाना बच जाए वो खुदारा जाया ना करें और भूखों को भी खिलाएं। देखिए, हम अच्छी बात हम ये बेसिकली करना चाह रहे हैं कि जो बचा हुआ खाना है उसको डस्टबिन की नजर करने की बजाय उसको उसी दिन किसी ऐसे तरीके से ट्रीट करें कि वो भूखों तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे। और सिर्फ शादियों की हम बात नहीं करें कि आप शादियों में खाना जाया करते हैं, आप किसी दावत पर जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ खाना ऑर्डर करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट किया, बाकी छोड़ दिया। और अक्सर लोगों के साथ मैंने देखा है, माजरत के साथ, मेड्स होती हैं, आजकल फिलिपिनो मेड्स का बड़ा जी ट्रेंड है। तो वो जो मेड्स बेचारी बैठी होती हैं उनको खाने का एक निवाला नहीं नसीब होता, जबकि वहां पे ट्रे की जो है ना खाने के बोल्स जो है ना वो जाया हो रहे होते हैं। तो प्लीज अगर आपकी हेल्पर्स, आपके हाउस हेल्प, आपकी मेड्स आपके साथ जाती हैं, उनको भी खाना खिलाएं, उनको भी खाना खिलाएं। अच्छा, आज की अच्छी बात को ना ऑन अ लाइटर नोट एंड करते हैं। कैसे? इस सारी डिस्कशन में ना मुझे वो मिशेलिन शेफ्स याद आ गए, जो महंगा खाना देते हैं, इतनी बड़ी प्लेट में इतना सा, ठीक है। तो या तो वो ही खा ले, आप ना, आप उनके वो कहते हैं ना कि वो सही रखेंगे आपको। अच्छा, लेकिन वो इतना मजे, मैंने अभी रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ 7 कोर्स मील खाने का जमील, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इतना वो पता नहीं पालक के पत्ते के ऊपर अनार का दाना आ रहा है, पहले ऐसी होना चाहिए, जो खाना जाया करते हैं उनके साथ ऐसी होना चाहिए। I don't waste food and I do not even recommend that, but वो खाना जो जमील बता रहे हैं ना 7 कोर्स मील, उसमें सूप भी मुझे लगता है एक चम्मच में ही वो लाते हैं, जिसमें आपने बस पी लिया, चम्मच वापस भेज दिया। अच्छा, अक्सर तो चम्मच में ही कुछ आता है, गोल सा चिकन बॉल सा, वो चम्मच में वो बस 1 बाइट ही होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे शाही किला और बादशाही मस्जिद के दरमियान वाक़े रोशनाई गेट की। मुगलिया फौज में शामिल हाथियों का दस्ता इसी दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ करता था और शाम के वक्त इस दरवाजे को रोशन किया जाता था, जिसकी वजह से इसे रोशनाई दरवाजे का नाम दिया गया है। तो आइए इस तारीखी दरवाजे की सैर करते हैं और आपको तफसील बताते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरून लाहौर के तारीख़ी मकाम रोशनाई दरवाज़े पर। यह दरवाज़ा शाही किला और बादशाही मस्जिद के दरमियान वाक़ है। मुग़लिया दौर में तामीर शुदा बाकी दरवाज़ों के बरअक्स ये दरवाज़ा ऊंचा और चौड़ा भी है। आलमगीरी दरवाज़े के बाद यही वो दरवाज़ा है जहाँ से शाही फ़ौज में शामिल हाथियों का दस्ता अंदर दाखिल हुआ करता था। शायर मशरिक़ का मज़ार भी इसी दरवाज़े के अंदर है। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं रोशनाई दरवाज़ा।
जब दरियाए रावी शाही किला और बादशाही मस्जिद तक फैला हुआ था, तो उस दरवाजे को शहर में दाखिल होने वाले राहगीरों और मुसाफिरों को रास्ता दिखाने के लिए भी रोशन किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये तबाह हाल हो गया। लेकिन वॉल सिटी अथॉरिटी ने रॉड बियरिंग और लकड़ी को असल हालत में तब्दील किया और अब ये दरवाज़ा दोबारा बंद और खोला जाता है। अभी हम बिल्कुल रोशनाई गेट के बाहर मौजूद हैं और इसका नाम रोशनाई गेट ही इसलिए है क्योंकि हर वक्त रोशनी होती थी, बड़े बड़े लैंप्स दिए जलाए जाते थे, मशालें हुआ करती थी। मुग़ल दौर की बातें हैं। लेकिन रोशनाई गेट भी दो हैं, एक ये रोशनाई गेट है, एक जब हजूरी बाग में आप एंटर होते हैं तो इसके सामने भी एक रोशनाई गेट है जो कि मुग़ल दौर का इंटैक्ट उसी वक्त का दरवाज़ा है, अकबर के दौर का। ये जो है ये ब्रिटिश ने दोबारा से रीबिल्ड किया था, इसका भी नाम रोशनाई गेट ही है। उसके अलावा ये जो 12 साल तकरीबन ये बंद रहा दरवाज़ा, अभी वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की काविशों से इसे जनरल पब्लिक के लिए दोबारा से खोल दिया गया है। और यहाँ साथ ही हजूरी बाग है, जो मेहमान जो लोग जो टूरिस्ट हैं अंदरून शहर के वो इसी दरवाजे से आते जाते हैं। पुराने वक्तों में जो 12 दरवाजे थे वो सारे के सारे सनसेट के बाद बंद कर दिए जाते थे। ये सिर्फ एक दरवाज़ा वहाँ था जो सूरज गुरूब होने के बाद भी खुला रहता था। जो मेहमान दरिया की तरफ से आ रहे होते थे तो वो यहाँ से अगर उन्होंने शहर में एंटर होना है तो इसी दरवाजे से शहर में आते जाते। अगर आपका भी फूड स्ट्रीट आने का इत्तेफाक हो तो रोशनाई दरवाजे को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये आपको तारीख के झरोकों में ले जाएगा और हमारे अजीम माजी की याद दिलाएगा। अच्छा, मैंने ये वाकई रोशनाई गेट नहीं देखा था और डेफिनेटली जब नेक्स्ट टाइम मैं फूड स्ट्रीट जाऊंगा तो जरूर विजिट करूंगा, क्योंकि मैंने उस पर बोर्ड लगा हुआ देखा कि नाउ इट्स ओपन फॉर पब्लिक। तो जब भी आप बादशाही मस्जिद, शाही किला की सैर, क्योंकि मैंने उसको बहुत इन डिटेल जो पढ़ा था वो बेसिकली जब देखा तो यकीन करें, आपने देखा शाही किला अंदर से? मैंने देखा है, बिल्कुल देखा। वहाँ पर वो मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी किए थे, बिल्कुल मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी किए थे तो डिटेल में देखा अंदर से। लेकिन ये जो रोशनाई गेट है ये मैंने नहीं देखा, बट यस ऑफ कोर्स आते जाते तो फूड स्ट्रीट में बाहर से जरूर देखा है। एंड सबा, थैंक यू, आपने हमें रोशनाई गेट की सैर करवाई। आगे बढ़ते हैं और इंतजार हुसैन साहब का जिक्र करते हैं। आज मारूफ अदीब इंतजार हुसैन की 7वीं बरसी है। वो उर्दू अफसाने का एक मोतबर नाम है। उनकी तहरीरों की फजा माजी की दास्तानों की बाज़गश्त है। इंतजार हुसैन ने असातीरी रुझान को भी अपनी तहरीरों का हिस्सा बनाया। उनके यहाँ नॉस्टैल्जिक, क्लासिकल या मोहब्बत, माजी परस्ती, माजी पर नोहा खानी और रिवायत में पनाह की तलाश बहुत नुमाया है। वो अलामती और इस्तारी उसलूब को नए ढंग से इस्तेमाल करने वाले अफसाना निगार हैं, लेकिन अपनी तमाम तर माजी परस्ती और मुस्तकबिल से फरार और इनकार के बावजूद उनकी तहरीरों में एक अजीब तरह का सोज और हुस्न देखने को मिलता है। बिल्कुल, आइए देखते हैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट। अदब की दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान रखने वाले इंतजार हुसैन 21 दिसंबर 1925 को भारत के जिला बुलंदशहर के इलाके दुबई में पैदा हुए। 1946 में मेरठ कॉलेज से उर्दू में एमए किया। अदबी जिंदगी की इब्तिदा शायरी से की, लेकिन जल्द ही शायरी से अफसाना निगारी की तरफ आ गए। तकसीम हिंद के बाद लाहौर आ गए। इंतजार हुसैन की फनी जिंदगी की कई जहतें थीं। वो अफसाना निगार और नावल निगार तो थे ही, मगर उन्होंने तनकीद, तराजुम, याद निगारी और सहाफत के मैदान में भी अपनी नकूश रकम किए। वो खुद को बुनियादी तौर पर अफसाना निगार कहते थे, जिनके कई मजमूए कंकरी, आखिरी आदमी, खैमे से दूर, खाली पिंजरा के नाम से सरे फहरिस्त हैं। उनके नॉवेल्स में चांद ग्रहण, बस्ती, आगे समंदर है और समंदर का बुलावा के अलावा एक मुख्तसर नॉवल दिन और दास्तान शामिल हैं। तनकीद के मैदान में भी वो पीछे नहीं रहे। उनकी किताबें अलामतों का जवाल और नजरिए से आगे उर्दू तनकीद की चंद अहम किताबों में शुमार होती हैं। उन्होंने नए शहर, पुरानी बस्तियां और जमीन और फलक और के नाम से सफरनामे भी तहरीर किए और मुतादिद शख्सियात के खाके भी रकम किए। उन्हें बिलुमूम नॉस्टैल्जिया का अदीब कहा जाता है। उन्हें अपनी तहजीबी और सकाफती जड़ों की तलाश थी। ये तलाश ही उन्हें हिंदी कथाओं और देवमाला की तरफ ले गई और इसी के तहत उन्होंने इस्लामी तहजीब और की तारीख की तरफ रुजू किया और हिंद इस्लामी मुश्तरका तहजीबी रवायत से इस्तेफादे की सूरतें निकाली। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकिर्दगी और सितारा इम्तियाज पाकिस्तान की जानिब से बड़े अदबी एजाज कमाल फन अवार्ड से नवाजा। 2 फरवरी 2016 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तहजीब का नोहा रकम करने वाला ये अजीम अदीब इस दारे फानी से कूच कर गया।
तो जनाब अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा की धुआंधार तकरीर, इमरान खान साहब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, रात गए शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी होने की हवाला है आने वाले दिनों में। राना मुबशिर साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, कल मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी धुआंधार खिताब किया गया और इमरान खान साहब की जानिब से भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मरियम नवाज ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने IMF के साथ मुआहिदा करके पाकिस्तान को गिरवी रख दिया और मुल्क के पास अब नवाज शरीफ और नून लीग के सिवा कोई चॉइस नहीं। बहावलपुर में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से ये खिताब किया और उनका कहना था कि हमें शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान बच गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने दिया। तो महंगाई के हवाले से भी उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर बड़े परेशान हैं, तो जरा सोचे वो 5 का टोला बैठा रहता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। और जमील, उन्होंने ऑपोजिशन को ही टारगेट नहीं किया बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कुछ लोगों को भी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी में जो है ना मौरूसियत नहीं है बल्कि जमहूरियत है। उन्होंने बिल्कुल हिना, उन्होंने अपने चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर जो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने कहा कि ये ओहदे तो मुझे अभी मिले हैं और मैं ओहदों की मोहताज नहीं। अब खैर हम तफसील से इस पर बात करते हैं। और कल रात गए शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी का जो मामला सामने आया है उस पर भी हम बात करेंगे। राना मुबशिर साहब, सीनियर एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन, इस वक्त हमारे साथ हैं। राना मुबशिर साहब, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? A very good morning to you all जी, आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है अभी। वालेकुम अस्सलाम। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे हिना जो है वो थोड़ा सा वो डार्क नजर आ रही है। साजिश हो रही है, क्या हो रहा है? हिना डार्क नजर आ रही है। राना साहब दोबारा देखें। राना साहब, ये साजिश हो रही है। राना साहब, ये मेरे साथ साजिश हो रही है। राना साहब दोबारा चेक करें, वो ब्रेक में ऐसा हो रहा था, बाद में ये देखें। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कंसर्न राना साहब, आपने मेरे लिए आवाज उठाई। दिस एक्चुअली मींस अ लॉट। राना साहब, एक मिनट राना साहब से पूछते हैं, आप देखें जरा। राना साहब अब सही है? नहीं जमील, ऐसा नहीं है, अभी भी वैसा ही है कि कोई साजिश है, गड़बड़ है। प्लीज बताओ मुझे क्या हो रहा है यार। देखो जमील प्लीज। राना साहब एक मिनट आप देखें, विंडो कट करें जी। राना साहब अब आपने देखना है, ये देखें, अब सही है? बस कहंदी होते ना दिल्ली मंदा पिया वैसे। राना साहब आप भी सियासतदानों वाली बातें करना शुरू हो गए हैं। कोई तो मेरे लिए भी आवाज उठा रहा है। थैंक यू राना साहब फॉर योर काइंड कंसर्न, दिस मींस अ लॉट। सियासतदाना वाली गल नहीं जमील, देखो यू पीपल आर जस्ट लाइक अ फैमिली। ते ए सियासतदाना वाली गल मेरे ते ना लाओ, मैं बड़ा शरीफ सियासतदान भी यही कहते हैं, वी आर लाइक अ फैमिली। वो मीडिया के सामने लड़ते रहते हैं, रात को इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। आएगा ठीक है। अच्छा, सारा काम राती बैठ के इकट्ठे कर देने, गप्पा भी लांदे ने, सारी काम बैठ के गप भी लांदे रहंदे ने राती, सवेरे जनाब पता नहीं एक घाटे पे होंदे ने। अच्छा सर, वो दिन में तो आपस में लड़ते रहते हैं मीडिया के सामने, ये बात आपने सही किया है, राती सारे काम इकट्ठे ही कर देने, लेकिन जे रात को लड़ाई हो जाए तो कोई कदा फड़िया भी जाता है। तो ये शेख रशीद साहब के साथ क्या हुआ है? नहीं इतना मेहरबानी कर देने एक दूसरे से, राती नहीं फड़े जाने ना फड़ाते नहीं। सर क्या मामला है ये आपके ख्याल में? उनको जिस तरह उनका कहना है कि ज्यादती की जा रही है और उनको सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, आपके ख्याल में उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या है? और पहले लाल हवेली वाला मामला, उसके बाद अब रात गए उनकी गिरफ्तारी का मामला, क्या देख रहे हैं आप? पिंडी में कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस होने जा रही है? देखिए, शेख रशीद साहब का जो है वो उनका एक तरीका है क्रिटिसाइज करने का, और मेरे तो मोहल्ले से हैं वो और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, लेकिन शेख साहब का एक पुराना तरीका है, वो जनाब बिल्कुल ऐसे खेलते हैं जैसे फ्रंट फुट पे आके खेलने की कोशिश करते हैं वो। प्रेडिक्शंस उनकी जो होती हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शेख साहब से मैं सामने कहता हूँ उनके, कि उनकी बहुत सी प्रेडिक्शंस ऐसी होती है जो कि गलत होती है। लेकिन वो एक हमारा होता है पिंडी में ना थड़ा टॉक, थड़े से बह के ना जमील जड़ी गल गप लाई दी ना राती जी, थड़ा टॉक होती है उसे। लेकिन एनीवेज वो थड़ा टॉक जो होती है ना वो लोगों को पसंद आती है, बट वो एक नया कल्चर
लोगों को टीवी पे भी पसंद आना शुरू हो गया है, लेकिन क्रिटिसाइज जरूर करें, चाहे नून लीग को करें, चाहे पीपल्स पार्टी को करें, जिसको मर्जी क्रिटिसाइज करें, चाहे इमरान खान को करें, लेकिन थोड़ा सा होता है कि एक थोड़ी सी ना एक जगह पे जाके रुक जाना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, बेल्ट नहीं जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। ठीक है, यू शुड क्रिटिसाइज, यू कैन डू व्हाटएवर यू फील लाइक, जो आप समझते हैं गलत है, बट थोड़ा सा बिलो द बेल्ट जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है मसला, और वो मेरे ख्याल में शेख साहब का ये इशू है। शेख साहब अच्छे आदमी है, लेकिन अब थोड़ा सा वो उम्र के उस हिस्से में है कि उनकी एक तो डायबिटिक है, शुगर उनकी बहुत हाई हो जाती है, और भी बड़े मसाइल हैं उनके साथ, तो वो मसले मसाइल सामने मद्देनजर रखते हुए उनको रात को उठाना और उस तरह लेके जाना थोड़ा सा उनके लिए एक डिफिकल्ट हो गया था उनकी हेल्थ के मुताबिक, तो वो उसको जरा में जरूर रखें। लेकिन देन अगेन शेख साहब को भी एहतियात करनी चाहिए, शेख साहब को भी थोड़ा सा जो लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन दैट्स हाउ शेख साहब इज। तो हीट जो है वो फेस करनी पड़ती है पॉलिटिशियंस को एवरी नाउ एंड देन, एंड आई थिंक पीटीआई के लिए इट्स पे बैक। बिल्कुल ठीक हो गया। राना साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? पार्टी के अंदर ही अब तो बहुत इख्तलाफात हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, इख्तलाफात जो है वो तो आपको इसलिए नजर आ रहे हैं ना हिना कि आप सारी रात सोई नहीं है, ठीक है, सारी रात आप मसले मसाइल में पड़ी रही जी। तो वो एनीवेज, वो असल में मसला ये है कि देखिए यहाँ पे बहुत से लोग हैं, अगर हम देखें मुस्तफा नवाज खोखर साहब को, अगर हम देखें जनाब यहाँ पे इस्माइल साहब को, अगर हम देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, एंड रिसेंटली कल अगर हम देखें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को, तो अगर ये सारी सब देखें तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक नया एक माइंडसेट बनता जा रहा है, एंड पीपल विद अ डिफरेंट माइंडसेट, पॉलिटिशियंस with a different mindset, they are getting together and they are assembling under one umbrella. Yeah. So this is an indication. Yeah. This is an indication that politicians, the big politicians, bade naamon wale politicians, they have been unable to like sort out issues themselves. So एक नई यहाँ पे ग्रुप बनना शुरू हो गया है, एक नई सोच के politicians, let me put it this way, सामने आना शुरू हो गए हैं, एंड दे थिंक कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके से काम किया जा सकता है। सर, कोई नई पार्टी तो नहीं बनने वाली राणा साहब? सीनियर सियासतदानों की कोई नई पार्टी बन सकती है, अभी पार्टी भी नई रजिस्टर हो सकती है, और 2 पार्टियां नई रजिस्टर हो सकती हैं इन द डेज टू कम। एक पार्टी रजिस्टर हो सकती है जमील चौधरी परवेज इलाही साहब की, चौधरी परवेज इलाही साहब की, मोनस की और वजाद साहब की एक नई पार्टी जो है वो यहाँ पे आ सकती है, रजिस्टर हो सकती है इलेक्शन कमीशन में। और एक पार्टी भी आ सकती है, ये जो मैंने जो आपके सामने नाम लिए, ये भी एक पार्टी, इसके साथ और बहुत से लोग हैं, इसके साथ शेख वकास अकरम भी है, इसके साथ और भी बहुत लोग हैं। सही। तो ये सारी पार्टी सारे मिलके ये भी एक पार्टी बन सकती है। तो बट लेट्स सी, ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप अगर बनता है, पॉलिटिशियंस अगर सॉर्ट आउट नहीं करते इश्यूज, टेक्नोक्रेटिक सेटअप बनता है, तो फिर तो देन दे आर गोइंग टू बी देयर। सही। ये मुशाहिद हुसैन साहब, ये मिफ्ता एंड ऑल दीस पीपल। बट अगर नहीं बनता, अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, तो फिर देन इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम। बट एनीवेज, एक माइंडसेट डिफरेंट जो है वो सामने आ रहा है। सही। तो राणा साहब, ये जो पीडीएम की मैं बात करूंगा, ये तमाम पार्टीज तो इकट्ठी हुई पीटीआई के खिलाफ, एक सिंगल पार्टी के खिलाफ, तो क्या ऐसा क्या हुआ कि बाय द टाइम अपनी ही पार्टीज में मजीद पार्टियां बनना शुरू हो गई हैं इनकी? देखिए, डिलीवर नहीं कर सक रहे ना, पॉलिटिशियन ने तो जिंदा भी रहना है ना, दे हैव टू स्टे अलाइव। अब कल को इलेक्शंस अगर होते हैं तो वो जनाब आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना है, हलकों में जाना है, और वहां पे जाके लोगों से वोट लेने। तो ये महंगाई और ये सारा तरीका अगर लेके जाएंगे, ये सारा मेन्यू लेके जाएंगे। अभी तो फरवरी में एक और बड़ा मसला होने वाला है। क्या सर? फरवरी में ये होना है कि जुलाई, ये जमील 2022 जुलाई से लेके
ये फरवरी के बिल आएंगे आपके गैस के, ये पिछले 7 माह का जो अरसा है जी। ना, उसमें भी जो इंक्रीज हुई थी गैस में और आपको नहीं दी गई थी, मतलब कि आपके बिलों में नहीं आई थी, वो आपको लग के हो जाएगी, ठीक है। और वो जब लग के आना शुरू होगी तो आपकी चीखें निकल जाती हैं हम लोगों की। और इसी तरह ये टैक्स जो नए आए हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, ये भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, ये भी जनवरी से लगना शुरू हो गए हैं। सो इसमें देखे ना, यानी कि राणा साहब जब बिल आएगा तो लग पता जाएगा। सही कह रही है ना, ये लग पता जाएगा तो चीका निकल जानी है थे। तो एक बड़ा इशू है, तो सीरियसली बड़ा इशू बन जाएगा ना। यहाँ पे लोगों ने तो मतलब कि बड़ा मुझे नहीं पता, एक फैमिली मेरा बिल जरा 1 लाख रुपया बिजली का है। आई लिव विद माय फादर, ठीक है, और 1 लाख रुपया मतलब मैं केड़ा थे राणा साहब क्या चला रहे हैं घर में? क्या हीटर्स चलते रहते हैं, इन्वर्टर्स? सेंट्रली एयर कंडीशन होगा ना? मुझे लग रहा है नहीं सीरियसली कोई एयर कंडीशन नहीं चलते, कोई हीटर नहीं चलते, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी के हीटर चलते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी का अगर हीटर चल रहा होगा तो वो चल रहा होगा, वो भी वालिद के लिए, ठीक है, बिकॉज़ ही इज अ एज्ड पर्सन, ही इज लाइक 90 इयर्स ओल्ड, उनके लिए चल रहा है, ठीक है। बाकी कौन से चल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी यार? मतलब एक बाप तो इसका 1 लाख रुपए बिल आएगा, तो 1 लाख रुपए बिल अगर मेरा आएगा तो लोगों के जो अब बाहर जिनके पास जिनकी तनख्वाह ही नहीं होगी 1 लाख, कितों देंगे बिल? बिल्कुल गरीब आवाम किधर जाएगी? सही कह रहे हैं राज साहब, ये जो सीरियस सिचुएशन है, इट्स अ सीरियस सिचुएशन, यू राइट सर। अब 9 फरवरी को अब जो IMF की टीम आनी है, आप देखें कि इससे पहले हुकूमत जो एक खोखले दावे कर रही थी और मीडिया के सामने आके हमेशा डार साहब कहते थे कि डोंट वरी, सब ठीक है, हम कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहे, और अब कहते हैं कि इस मुल्क को अल्लाह ही बचाएगा, अल्लाह ने ही बनाया था। तो वो तो कई साल पहले मुशर्रफ साहब भी कह गए कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। तो फिर ये क्या संभालेंगे इस मुल्क की बागडोर सर? बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ये और नाकाम नजर आ रहे हैं। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी बड़ी वजह क्या है? शायद खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है इन्होंने। देखे, आखिरी जो तकरीर थी ना मुशर्रफ साहब की, वो उन्होंने की थी कराची में अवारी में, और उन्होंने उसमें कहा इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है। अब डार साहब ने अभी थोड़ा अरसा पहले जब आए तो उसमें इसाक डार साहब ने बहुत बड़ी बातें की थी। आई लाइक हिज टाइज, उनकी टाइयां बड़ी अच्छी होती हैं, उनके सूट बड़े अच्छे होते हैं इसाक डार साहब के। इसाक डार साहब के जो बाल हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। इसाक डार साहब बड़े स्मार्टली ड्रेसअप होते हैं, बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं माशाल्लाह। लेकिन जो बातें उन्होंने वहां से चलने से पहले की और यहाँ पे लैंड होके की, मतलब कि इंग्लैंड में की, फिर उन्होंने पाकिस्तान में की, वो बातें थोड़ी सी हम लोगों की मेमोरी शॉर्ट है, लेकिन इतनी भी शॉर्ट नहीं है कि ऐसी फौरी भूल जाइए। बस उन्होंने कहा जी वहां पे आए जी, जब मैं वहां से चढ़ा तो जनाब डॉलर जो था वो सीधा हो गया, खुद ही सीधा हो गया। मतलब तू केड़ा को सुल्तान राई चढ़िया सी तू, मतलब लंदन तू। खैर एनीवेज जी, इधर डॉलर सीधा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और डॉलर की एक्चुअल प्राइस जो होनी चाहिए वो 200 से नीचे होनी चाहिए। अभी क्या है उन्होंने, अगर 200 से नीचे एक्चुअल प्राइस और डॉलर सीधा हो गया, और डार साहब ने इतनी अच्छी बातें, हमें इतनी होप्स हुई, तो अगर वो सारी बातें दुरुस्त थी तो वो कहाँ है वो बातें? अभी तो 2-3 महीने हुए, मतलब अभी 2-3 महीनों के अंदर अगर सारी चीजें जो है बैक टू स्क्वायर वन पे चली जाएं, तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि हाउ शुड वी मैनेज ऑल दीज थिंग्स। आई पर्सनली थिंक उनके वो मेरे ख्याल टॉल क्लेम्स जो किए इसाक डार साहब ने वो उल्टे पड़ गए। तो अगर इसी तरह होगा तो बयानिया कैसे चलेगा? मुझे तो लगता है मरियम बीबी के खिलाफ साजिश हुई है, क्योंकि मरियम बीबी जिस दिन लैंड करती है उस दिन 35 रुपए आप कीमत बढ़ा देते हैं पेट्रोल की। तो ये इस जो बात कर रहे थे ना आपके विद इन द पार्टी यहाँ पे इश्यूज हैं, वो विद इन द पार्टी इश्यूज मुझे यहाँ से नजर आते हैं कि मरियम बीबी लैंड हो रही है, आफ्टर 3-4 महीने के बाद वो आती है, पाकिस्तान आती है, और आगे जनाब 35 रुपए डीजल बढ़ जाता है। तो ये तो मरियम बीबी के खिलाफ हुई ना, मतलब साजिश ये हुई कि वो क्या करेगी बेचारी। ठीक है राणा साहब, राणा साहब मर्जी है आपकी, अब आप इस तरह बातें कर रहे हैं, हालांकि आपको कहना चाहिए ये अवाम के खिलाफ साजिश है, आप कह रहे हैं मरियम साहिबा के खिलाफ। मतलब मैं यही कहूंगा, आप इस्लामाबाद बैठे हुए हैं तो ठीक है, मतलब समझ भी आती है, समझ आई है हमें। अब क्या कहें हम, अब
वर्ड्स नहीं है। अब अगला सवाल क्या करें जी, फिर राणा जी, साहब जी। से? राणा साहब ने तो खुल के लेकिन आपके दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिया मैंने जी। कि जनाब ये विद इन द पार्टी नून लीग के अंदर जो इश्यूज हो रहे हैं ना, वो मैंने उसका भी जवाब दे दिया। मरीज के खिलाफ भी राणा साहब, अब गवर्नर पंजाब ने भी खत लिखा है कि क्या हमारे मौशी हालात इस तरह के हैं कि हम इलेक्शन करा सकें, और आप क्या समझते हैं कि अब खान साहब का अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, माशी हालात तो ये होता है कि बजट के अंदर ना जो पैसे होते हैं वो इलेक्शंस के लिए होते हैं, ठीक है, और वो मुतय्यन किए गए होते हैं, तो उसका तो एज सच इशू नहीं होता। नाउ द इशू इज कि अगर आपने इलेक्शन कराने हैं तो इलेक्शन से पहले सारी जमातें मिल बैठ के दे शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड सिट टुगेदर, आउट कर ले इश्यूज। अगर ये सॉर्ट आउट नहीं करेंगे इश्यूज तो फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन होगी, इलेक्शन के रिजल्ट कोई नहीं मानेगा, ठीक है। अब जो मर्जी कहता रहूं कि जमील जो है आज जो ड्रेसअप हुआ है वो आज ड्रेसअप हुआ है किसी और के लिए, शो के लिए नहीं हुआ। Exactly. लेकिन द पॉइंट इज कि वो है ना, सही कह रहे हैं। सर ये आपका अंदाजा है या आपको किसी ने बता दिया? किसी ने बता दिया, मुखबरी कर दी है किसी ने। ये मुखबरी हो गई है या आपका अंदाजा लगाया आपने? हुई है यार, आप बड़े भोले आदमी हैं जमील साहब, आपके सामने मुझे हिना ने यहाँ पे व्हाट्सएप किया यार, क्या करें। मैं समझ राणा गया साहब, ये नहीं बताना था, ये नहीं राणा बताना साहब, मैं समझ गया, ये मुखबरी हुई है, ये मुखबरी हुई है। प्रोड्यूसर ने किया, प्रोड्यूसर ने किया। अच्छा राणा साहब, अब खान साहब ने कल जिस तरह एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अब हमारी जो हुकूमत है बड़ी अच्छी चल रही थी, कोई इख्तलाफात नहीं थे, हम एक पेज पर थे। बाजवा साहब का उन्होंने जिक्र किया कि जब उन्होंने एनआरओ देने का कहा तो तब हमारे इख्तलाफात बढ़े। अभी आपके ख्याल में इमरान खान साहब जिस तरह अब अपने कारकुनों और अवाम को मरियम नवाज साहिबा मोबिलाइज कर रही हैं और वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं और फिर जलसे भी होंगे, इमरान खान साहब का भी यही प्लान लग रहा है आपको, या फिर उनका फोकस सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पर होगा? सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? जमील देखिए, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस इमरान खान साहब को नेशनल असेंबली से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि अगर वो नेशनल असेंबली के अंदर रहते तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। मेरा जाती ख्याल ये है कि जो लोग असेंबली 20 आदमी जो छोड़ के गए थे पीटीआई, हो सकता है उनमें से मेजॉरिटी लोग वापस आ जाते पीटीआई में, और इमरान खान साहब की सिचुएशन ये बन जाती, क्योंकि देखे ना प्राइस हाइक कितनी हुई, यहाँ पे कीमतें इतनी ऊपर चली गई, तो हो सकता है लोग इनके साथ आके मिल जाते पीटीआई के साथ, और यही इमरान खान साहब नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आ जाते इन्हीं इत्तेहादियों के खिलाफ और इनको घर भेज देते, हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब नहीं रहे असेंबलियों में, चले उसके बाद इमरान खान साहब ने ये असेंबलियां तोड़ दी, केपीके की तोड़ दी और इन पंजाब की तोड़ दी, चले उनके पास स्ट्रेटजी होगी। अब वो स्ट्रेटजी कि वो तोड़ने के बाद इलेक्शंस तक केयर टेकर सेटअप और इलेक्शंस तक वो जो दरमियानी अरसा होता है उसको एवेल्युएट किया था क्या इमरान खान साहब ने, कि उनके बंदों के साथ, क्योंकि केयर टेकर सेटअप आएगा, क्योंकि उनकी हुकूमत तो नहीं होगी, तो उनको डंडा सोटा करना पड़ेगा, क्योंकि डंडा सोटा बर्दाश्त करने वाली जो स्ट्रेटजी इमरान खान साहब ने बनाई थी, तो ये इमरान खान साहब ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन वो जो है, इन अदर वर्ड्स, वो टफ टाइम जो पीटीआई के वर्कर को, पार्लियामेंटेरियंस को फेस करना पड़ेगा, या अभी कर रहे हैं, जैसे शेख रशीद साहब को करना पड़ रहा है, जैसे फवाद चौधरी को करना पड़ रहा है, क्या इन्होंने सारी चीजें, इमरान खान साहब ने ये सारी कैलकुलेट करके रखी हुई थी इस सिनेरियो को? और अगर रखी थी तो व्हाट वाज द बैकअप प्लान, इसको काउंटर करने की स्ट्रेटजी, ठीक है ना। इलेक्शन आपने तोड़ दी, चले आपने अपना जो कर रहा था कर लिया, लेकिन आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? आपको नहीं पता है कि यहाँ पे जब आप हुकूमत में होते हैं तो सारे आपकी बात सुनते हैं, एक दफा आप किसी ऑफिस में ना हो तो ताड़ा तो फोन कोई नहीं सुनता, ठीक है। सो इट्स अ बॉल गेम। तो ये चौधरी परवेज बात कर रहे थे अभी रिसेंटली, वो ठीक कर रहे थे कि भाई असि तुसी ऑफिस नहीं होगे, या आपके पास ऑफिस नहीं है, आपके पास ओहदा नहीं है, या आपके पास कोई किसी किस्म का ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे आप,
तो nobody listens to you. वही लोग जो आपके आगे पीछे भाग रहे होते हैं, बिल्कुल वही सही, बिल्कुल सही, राइट राणा administration साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल ऐसे ही है, पावर गेम और फिर इसमें सियासत। और अब देखना यह है कि अवाम का और नुकसान कितना होता है, क्योंकि नुकसान मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो महंगाई का एक तूफान आने वाला है, जिस तरह आप भी राणा साहब जिक्र कर रहे थे कि बस करा देगी वो महंगाई जो आने वाले दिनों में अवाम को फेस करनी पड़ेगी। राणा साहब बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपके दबंग तज्जिए का और कोट बहुत अच्छा लग रहा है, यू लुक रियली गुड, मैंने अभी नोटिस किया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। हमारा मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है आपसे बात करके, आपका तज्जिया तो होता ही दबंग है। बिल्कुल। और वो हर दफा जो मैं आपसे पूछता होता था, मेरे ख्याल वो आ गया है, वो व्हाट्सएप पे हमारी बात हो गई। जी जी, डोंट वरी। डोडा, अच्छा ठीक है। राणा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू राणा साहब। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त खबरें आपके साथ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पहली खबर है जी महविश हयात से रिलेटेड, कि उनकी हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए वीडियो जो है महविश हयात के टैलेंट से रिलेटेड खबर। टैलेंट से वैसे तो माशाल्लाह शी इज इमेंसली टैलेंटेड, और हम आए दिन जो है कुछ ना कुछ ऐसा देखते रहते हैं। एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, जब भी जहां भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है किसी भी फोरम पर, मैंने इनको अक्सर देखा, शी इज वेरी वोकल एंड शी टॉक्स रियली गुड। तो आई पर्सनली लाइक बहुत मुश्किल काम किया है, उन्होंने बहुत टेक्निकल काम, उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाया दुबई में, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जिसकी कैप्शन में उन्होंने ये लिखा कि आपकी ख़वातीनो हज़रात, आपकी कैप्टन आपसे मुखातिब है। और ये वीडियो जो है इसको उनके फैंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उनकी एक पिक्चर उन्होंने शेयर की थी और वो हेलीकॉप्टर में थी, हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी। वैसे पायलट जो है ना, मुझे लगता है पायलट्स का ये कोर्स कब किया इन्होंने? वैसे ये कोर्स कब कर लिया वैसे, ये बड़ी, लेकिन आई थिंक उड़ा को पायलट है, वो उड़ा नहीं रही, बट स्टिल मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर तो एक पायलट भी उड़ा लेता है वैसे, लेकिन हाँ को पायलट होता है। आप उड़ा लेंगे? को पायलट अगर आपको दिया जाए तो थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, तो को पायलट हाँ, इशारे से उड़ा लूंगा मैं। हाँ, इशारे से उड़ा लूंगा हेलीकॉप्टर। या वो मुझे लगा आपने कहा बच्चों वाला जो नहीं होता वो भी उड़ा लूंगा। एनीवेज, बट दिस वाज इंटरेस्टिंग। फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया उनकी इस वीडियो को, और जो उन्होंने पिक्चर भी शेयर की इंस्टाग्राम पर, उसमें बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे लाइक्स भी उनको मिले। और हमेशा जो है ना किसी न किसी तरह से न्यूज में इन रहती हैं, अपने अच्छे कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा करती रहती हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट करती रहती हैं, हटके करती हैं। दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हर। मतलब मैं अगर उनकी एक्टिंग की बात करूं, एक्टिंग की उनकी फैन हूं। फिर जिस तरह से मैंने अभी भी कहा कि किसी भी फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं और जबरदस्त तरीके से बात करती हैं। तो मुझे लगता है ये भी टैलेंट जो है ना वो हर किसी में नहीं होता। तो महविश हयात इज माशाल्लाह ब्लेस्ड। खवातीन की बात हो रही है तो एक और इंटरेस्टिंग खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, है ना। अब ब्लू ओरिजिन सिर्फ खवातीन अमले पर मुश्तमिल मिशन खला में रवाना करेगी, और दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन आइंदा बरस मुकम्मल तौर पर खवातीन अमले पर मुश्तमिल मिशन को खला में भेजेगी। जेफ बेजोस की गर्लफ्रेंड जो हैं, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए बताया कि वो 2024 के इब्तिदा में भेजे जाने वाले मिशन की रहनुमाई करेंगी। और आपको बताते चले कि 5 खवातीन की जो शिनाख्त है वो लॉन्च के करीब जाहिर की जाएगी, ताहम मिशन के हवाले से कंपनी की जानिब से तस्दीक की जाना अभी बाकी है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि आप हेलीकॉप्टर उड़ाने की बात कर रही थी, तो खलाओं में पहुंचने का प्लान कर लिया खवातीन। वैसे आप देखें, ये मर्दों के शाना बशाना काम करें, थोड़ा आगे हो चुका है शाना बशाना। अब मुझे लगता है बिल्कुल अब गेम आप हो चुकी है, आगे जा रही है, स्पीड ज्यादा हो चुकी है। देखिए ना वो हेलीकॉप्टर से खला, ठीक है, तो खला में जो है That's different, huh? This is one step ahead, है ना। अब स्पीड जो है बढ़ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बहुत सारे लोग चॉकोहॉलिक होते हैं, उनको चॉकलेट्स बड़ी पसंद होती हैं, लेकिन क्या आपने चॉकलेट्स का जो है ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोग दीवाने भी होते हैं, लेकिन इतने दीवाने के बालों में चॉकलेट सजाने का भी ख्याल है। जी भारतीय दुल्हन की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कैंडीज और चॉकलेट्स इस तरीके से अपने कानों में, अपने बालों में सजाई हुई हैं, और बहुत सारे व्यूज मिल चुके हैं उनकी वीडियो को। और उनका ये कहना है
कि एक चित्रा नामी जो मेकअप आर्टिस्ट ने उनके ये बाल बनाए, उनका ये हेयर एंड मेकओवर किया और टॉफीज एंड चॉकलेट्स जो हैं बहुत महारत से लगाए गए। ना सिर्फ बालों में बल्कि झूमर, झुमके, गले का हार सब चॉकलेट से बना हुआ है। आपको पता है जब आप ये खबर पढ़ी थी तो मैंने ओहो क्यों किया? क्यों? क्योंकि शादी में जो बच्चे आए होंगे उन्होंने छोड़ना है बड़ा दुल्हन को। उन्होंने कह रहे हैं शादी हो रही है, ठीक है, जो भी मंत्र शंत्र बनने हैं पढ़ते रहे आप, या सबसे पहले चॉकलेट दो ना, हमें कैंडी दे दे। अच्छा मुझे सोचिए बाल खींच रहे होंगे, अगर दुल्हन का बुरा हाल हो चुका होगा और अगर एक्सटेंशन लगी हुई तो सोचिए क्या फिर तो बस हाल ही बुरा। वैसे ना खवातीन की अगर हम बात करें, अगर ब्राइड्स की बात करें, वेडिंग सीजन जब होता है तो ब्राइड उस तरह से कुछ खा पी नहीं सकती। अक्सर ब्राइड्स का बीपी लो हो जाता है, तो मुझे लगता है ये ब्राइड के लिए भी कन्वीनियंट है, बालों से चॉकलेट उतारी खा ली, एनर्जी लेवल ये जो आपने कहा ना खा नहीं सकती, वो स्टेज में जो खाना लगता है जब सारे खारे मसरूफ होते हैं वो उस टाइम खाती है। लेकिन आपको लगता है कि वो तब खाती है जब कोई ना देख रहा हो। क्या? मुझे लगता है इतने लोगों के सामने ब्राइड्स नहीं खा सकती। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि वो सबके सामने नहीं खाती, जब सारे बिजी हो जाते हैं नजर उन पे होती है तो वो छुप के खाती है। नहीं, लेकिन कैमरामैन आप नोटिस करें, कुछ ऐसे भी शादी पे कैमरामैन आए होते हैं जो जैसे ही आप निवाला लेने लगे वो आपके मुंह के ऊपर कैमरा लगाते हैं, तो प्लीज दैट्स वेरी अनएथिकल। आपको पता है जो ब्राइडल है वो ब्राइडल रूम में पहले ही खाना खा के आती है। हाँ, मुझे लगता है एक्साइटमेंट से शायद भूख ही ना लगती हो या नर्वसनेस से भी भूख नहीं लगती। लेकिन जोक्स अपार्ट, मैं मजाक कर रहा था, आपकी बात सही है कि अगर शुगर लेवल लो हो रहा होगा कानों से, बालों से, यही करना है, अच्छा चलो एक झुमका ही सही एक बिंदिया ही सही खा लो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, अब हम जिक्र करने जा रहे हैं पाकिस्तान के फख्र का। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की, जो 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद में पैदा हुई। सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज उन्होंने हासिल किया। इसके अलावा दुबई के फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में एक तैयारा उड़ाया, जिसका सर्टिफिकेट भी उन्होंने हासिल किया। 2005 में माइक्रोसॉफ्ट के खालिक बिल गेट्स ने अरफा करीम से खुसूसी मुलाकात भी की और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन की सनद भी उनको दी गई। माइक्रोसॉफ्ट ने बार्सिलोना में मुनक्किदा 2006 की जो तकनीकी डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया से 5000 से ज्यादा मंदूबीन जिसमें शरीक हुए, उसमें पाकिस्तान से सिर्फ अरफा करीम को मदऊ किया था। अरफा को 22 दिसंबर 2011 को उनको ड्यू टू मेडिकल कंडीशन लाहौर के एक अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां वो कुछ अरसा कोमे में रहीं और 14 जनवरी 2012 को वो खालिक हकीकी से जा मिली। आज उनका बर्थडे है और अरफा करीम के बारे में आज डिटेल से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी यूथ के लिए वो एक मशअल राह है। उस वक्त ही ना जब आईटी का दौर अभी पाकिस्तान में शुरू हो रहा था और अरफा करीम जो है वो इतनी कम उम्र तरीन में भी हमारे लिए एक बड़ी फख्र की आपने यूथ की बात की, आई वुड से वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। उस टाइम जब कंप्यूटर के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि है क्या उस वक्त। और सबसे यहाँ पर एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, किसी से सीखा नहीं, मतलब वो एक इनबिल्ट जो कहते हैं ना एबिलिटी या टैलेंट था उनमें। और जो है बहुत सारे आज भी अगर उनका जिक्र होता है, बहुत सारे लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पूरी दुनिया में लोग उनकी मिसाल देते हैं। तो आइए उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं, एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद में पैदा हुई। सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज हासिल किया। अलावा जी उन्होंने दुबई के फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में एक तैयारा उड़ाया, जिसका सर्टिफिकेट भी उन्होंने हासिल किया। 2005 में माइक्रोसॉफ्ट के खालिक बिल गेट्स ने अरफा करीम से खुसूसी मुलाकात की और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन की सनद दी। माइक्रोसॉफ्ट ने बार्सिलोना में मुनक्किदा 2006 की टेक्निकल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से 5000 से ज्यादा मंदूबीन में से पाकिस्तान से सिर्फ अरफा करीम को मदऊ किया गया था। अरफा को 22 दिसंबर 2011 को मिर्गी का दौरा पड़ने पर लाहौर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां वो कुछ रोज कोमे में रहने के बाद 14 जनवरी 2012 को खालिक हकीकी से जा मिली। उनकी
उनकी लाजवाल काविश की बिना पर उन्हें फातिमा जिना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। जनवरी 2012 में उनके नाम पर डाक का यादगारी टिकट जारी करने की मंजूरी दी गई, जबकि पंजाब हुकूमत ने उनके नाम से लाहौर में अरफा करीम IT टावर भी तामीर किया है। अरफा करीम रंधावा आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन वो न सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की तारीख बल्कि हमारे दिलों में भी जिंदा हैं। तो जनाब अरफा करीम जो पाकिस्तान का फख्र हैं और अरफा करीम के पेरेंट्स जिसमें नो डाउट कि अरफा करीम का वो फख्र हैं, वो हमारे साथ इस वक्त सुनो पाकिस्तान के सेट पर मौजूद हैं। अमजद करीम रंधावा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और अरफा की मदर समीना अमजद साहिबा भी हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आपका शुक्रिया, आपने हमें आज के दिन ये मौका दिया कि हम ये खुशी अरफा की बर्थडे की जो है वो सारी कौम के साथ, लोगों के साथ शेयर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। अब सर, एज अ पेरेंट जी, क्या प्लीज क्या कहेंगे अरफा के बारे में? माशाल्लाह से आपको भी, जैसा आप खुद बताए थे, फिर आप अपनी बेगम साहिबा का भी बता रहे थे कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उनकी सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। फिर कहीं से उन्होंने सीखा नहीं, और उस दौर की अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में लोगों को इतना उस तरह से एक्सपोजर नहीं था, लोगों को पता नहीं था। तो किसका हाथ है इसमें? पेरेंट्स की मुझे लगता है सपोर्ट के बगैर भी ये पॉसिबल नहीं है। यकीनन जो चीज़ हाईलाइट करने वाली या जो वो है कि ना मुझे कंप्यूटर आता है ना मेरी बेगम साहबा को। वी आर फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, फैसलाबाद जी, लेकिन वो वेस्टर्न एक्सेंट में इंग्लिश बोलती थी, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में। तो नतीजा ये अखज़ किया जाता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कुछ बता के नहीं सिखाते, वो उनके लिए कंड्यूसिव कंडीशंस या वो हालात पैदा करते हैं कि जो उनके अंदर चीज़ है वो बाहर निकल सके। एग्जैक्टली। और वो खुद वो क्वेश्चन मार्क पैदा करके तो खुद लर्न कर सके। आजकल तो खैर उस वक्त से इतना ज़्यादा ये नहीं था, वाईफाई और वो इंटरनेट गूगल वगैरह अवेलेबल नहीं वो तो बिल्कुल स्टार्ट था। शी हैड टू गो टू इंटरनेट क्लब, क्योंकि हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। शी वुड गो टू इंटरनेट क्लब बाय सर्टेन आवर्स एंड डू, बिकॉज उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क और एक लगन और एक वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस के या वो जो चीज़ें हैं वो माँ ने या वालिद ने ओवर मैक्रो लेवल पे और वालदा ने माइक्रो लेवल। तो समीना साहिबा, आप एज अ मदर क्या चीज़ आप अरफा में देखती थी जो आपको ये लगा कि इसको मज़ीद सपोर्ट करना चाहिए इसमें, क्योंकि 9 बरस की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, और माशाल्लाह आज ग्रेजुएट्स के भी IQ लेवल का ये लेवल नहीं होता जो अरफा का माशाल्लाह इतनी कम उम्री में भी था। तो बचपन से ही क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की अरफा में? बेसिकली माशाल्लाह अरफा जो है, कुछ बच्चे होते हैं, अगर आप देखें ना, हर बच्चे की अपनी नेचर होती है। तो कुछ बच्चे शाये होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, कुछ बस मासूम से होते हैं। तो अरफा में अल्लाह ताला ने एक ऐसा कॉम्बिनेशन था उसकी पर्सनालिटी में कि वो शरारती भी थी और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहती थी बचपन से ही। कुछ मेरे दूसरे बच्चे वो ज़्यादा देर मेरी गोद में या उनको लगा कि हमें माँ का साथ चाहिए, बट अरफा को अगर मैं देखूँ, सोचूं, पीछे जाऊँ, तो तकरीबन वो जैसे ही उसने क्रॉल करना शुरू किया तो उसके बाद वो कहती थी बस अब मुझे छोड़ दें, अभी बाकी मैं खुद कर लूंगी, जो आपका काम था वो खत्म हो गया। तो प्रोएक्टिवली चीज़ों को लेती थी, और हर उसकी जो आंखों की चमक थी, रोशनी थी, और जो उसके बॉडी लैंग्वेज थी उस वक्त की, वो बोल भी नहीं सकती थी, तो मुझे समझ आती थी कि इसको हर चीज़ को जानना है। हर चीज़ को देख के उसकी क्वेश्चंस होते थे उसकी आंखों से, मुझे नजर आता था कि इसको अब ये बेचैनी है कि खिलौना भी हाथ में है तो ये बना कैसे होगा, इसको मैं कैसे इंक्विजिटिव। सही सही। तो ये IT की तरफ रुझान किस तरह हुआ? क्योंकि छोटा सा जो एक बच्चा है जब वो गैजेट्स यूज करता है तो उसका एक इंटरेस्ट पैदा होता है। बिल्कुल, तब तो उस तरह से गैजेट्स भी मुझे लगता है नहीं थे, जिस तरह आज बच्चों के पास iPads, टैब्स, वो उस तरह से भी नहीं थे। तो किस तरह से फिर उनका ये इंटरेस्ट पैदा हुआ? किस एज में आपने ये नोटिस किया कि इनको इंटरेस्ट है? एक्चुअली बिल्कुल शुरू से हर चीज़ का इंटरेस्ट इस तरह था कि उसको रीडिंग बहुत अच्छी लगती थी, उसके बाबा उसको बुक्स ला के देते थे। ठीक है। और मैंने जैसे पहले बताया ना कि हर नई चीज़ ट्राई करने का शौक था। स्कूल में थे तो तकरीबन वो क्लास 2 की ग्रेड 2 की स्टूडेंट थी जब नई एक कंप्यूटर लैब बनी O लेवल एंड A लेवल्स के बच्चों के लिए। तो जब वहाँ से गुजरते थे तो बच्चों को रोका जाता था कि आपने इस एरिया में नहीं आना, क्योंकि उस वक्त बड़ा प्रोटोकॉल था कि क्या बन गया, इसकी हिफाजत करनी है, तो बच्चे कहीं खराब ना कर दें।
वहाँ उसको ये तजस्सुस हो गया कि आखिर ये है क्या, यहाँ सिर्फ मैं क्यों नहीं जा सकती यहाँ। ओके। फिर उसने उसको देखा कि क्या है ये मैजिक बॉक्स है कि यहाँ से नीचे बाजियां या वो बड़ी जो थे वो कुछ लिखते हैं, स्क्रीन पे कुछ अपेयर हो जाता है, ये क्या है। बस वो वाला एक उसका क्या है का एक था। उसने घर आके अपने बाबा को फरमाइश की कि मुझे भी कंप्यूटर चाहिए। अच्छा। उस वक्त कंप्यूटर लेना ऐसी था जैसे गाड़ी लेना है। बिल्कुल तब तो एक्सपेंसिव भी बहुत होते बहुत था, पैसे नहीं थे हम लोगों के पास के बच्चों की फीस दें, घर का खर्चा चलाएं। आर्मी ऑफिसर की पे का आपको पता ही है। हाँ जी, बिल्कुल मुश्किल से उस तरीके से गुजारा होता था, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मिथ था ना कि पता नहीं अरफा जो है वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुई। बिल्कुल। हालांकि जितनी मैं समझती हूँ कि जितना टफ टाइम अरफा ने देखा है वो मेरे दोनों बच्चों ने भी नहीं देखा। रियली। सही। क्योंकि देखे ना पीछे चले जाएं तो कोई इतनी हमारे पास सहूलतें तो नहीं होती थी। बिल्कुल। मैं कप्तान था ना, मैं जब वो पैदा हुई तो मैं कप्तान था। ठीक है। और कप्तान की कितनी एक तनख्वाह होती है। फिर वो जब ये वाला सारा उसका कंप्यूटर वाला उस वक्त मेजर था जी, तो वो उसके पीछे भी एक बड़ा जिसे कहते हैं ना, द कंप्लीट वर्ल्ड हैज बीन प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ अनरीजनेबल पीपल एंड अनरीजनेबल डिसीजंस। आई वाज पोस्टेड इन खारियां एंड आई हैव 5-star लाइफ, क्लब, तंबोला, पोलो, घर मिला हुआ था पूरा, एवरीथिंग। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये मेरी कन्विक्शन थी कि अर्ली एज में जी बच्चों को आर्टिफिशियल पैम्पर्ड लाइफ अगर दें तो वो बैटल हार्डन्ड या वो लाइफ हार्डन्ड या वो जो एक इकबालियात से या जो हमारे वालिद साहब ने हमें सिखाया था कि यू हैव टू बी टफ एंड स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ऑन दैट आर्टिफिशियल सिंथेटिक एनवायरनमेंट। तो मैंने एक बड़ा अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन लिया व्हिच वाज क्रिटिसाइज्ड जी। मैंने कहा जी नहीं, आप और बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे खारी, ठीक है। आप फैसलाबाद में गाँव है हमारा और आप वहाँ रहेंगे और शहर में घर एक किराए पे लेके, तो जिम्मेदारा और गांव और शहर वहाँ पे आप रहे। एक छोटी सी FX गाड़ी थी एंड दे वर लिविंग इन अ कंप्रोमाइज्ड एनवायरनमेंट, टफ, बिल्कुल, जहाँ पे बच्चे बोर भी होते हैं, जहाँ पे वो गांव जाके उनको इतना डोपामीन तवज्जो का और ये आर्टिफिशियल लाइफ का नहीं होता एंड दे हैव द टाइम टू जो उसकी स्कैफोल्डिंग है या जो उनके अंदर क्वेश्चन मार्क है या नेचर के करीब, वो मैंने जितना भी कुछ अबू से सुना था या पढ़ा था इकबालियात, दैट वाज माय फर्स्ट जैसे कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मेरा अपना दायरा कार जो I could implement those in those areas. That was my home, so I implemented. अच्छा अरफा ने जब आपने ये तमाम हालात आपने जिस तरह बताए और एक आपके लिए भी एक टफ डिसीजन था और बच्चों के लिए तो वो उस टफ माहौल में रहना तो मुश्किल था ही, लेकिन वालिदा के लिए सबसे मुश्किल, लेकिन आप देखें कि उसका आउटकम कितना अच्छा निकला। और जब वो कंप्यूटर आपने ला के दिया, मैं वहाँ उधर ही फैसलाबाद में, तो मैं तो आता था वीकेंड में, 15 दिनों के बाद अब कंप्यूटर ले दे, मैंने कहा चले देता हूँ। मैंने कहा जी हमारे पास टायर डलवाने के पैसे नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं मुझे पता है कि जी हम किसी को ना बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, प्रेजेंटेशन बना दो, तो अगर अभी इसकी इस उम्र में तो अल्टीमेटली इसको फायदा होगा, नॉट नोइंग कि जी ये कोई इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर होता है या कोई रिकॉर्ड या कोई, आई नेवर न्यू एनीथिंग। उसके बाद मैं फिर कोई महीने के बाद आया खारियां से, मैं वीकेंड 15 दिनों के बाद आता था, तो इसने मुझे कोई प्रेजेंटेशंस बना के दिखाई, माई फादर, माई मदर, माई ये। मैंने कहा बेटा ये तुम कैसे बनाती हो? कहा बाबा हिट एंड ट्रायल्स, आई कीप ऑन डूइंग इट एंड आई मेक इट। अच्छा। तो फिर मैंने कहा यार इसको किसी एक्सपर्ट आदमी के पास भेजना चाहिए, मैं तो इसे गाइड भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे एक बड़ा प्रोफेशनल था, इंटरनेशनल चेन थी एक एपटेक, तो मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा मेरी बच्ची को कुछ आप कंप्यूटर सिखाएं। तो दे लाफ्ड इट आउट। मैंने कहा हम तो एक प्रोफेशनल हैं, लोग ग्रेजुएशन के बाद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के लिए आते हैं, डिप्लोमा, तो ये एक छोटी सी बच्ची है और आप इसे कह रहे हैं कि जी कंप्यूटर आप किसी, वो उन्होंने समझा मैंने उनको अंडर एस्टिमेट किया, बट आई परसूड इट लाइक अ मिलिट्री मैन। और मैंने कहा यार यू गेट योर मनी एंड कुछ भी सी एक लफ्ज भी सीख ले तो अब आई एम ओके। बिल्कुल। तो आई ऑलमोस्ट एनफोर्स्ड माय वे, उन्होंने उसको रख लिया। तो 2 हफ्ते के बाद जब मैं आया तो वो दे ऑल वाज इन ऑ, वो तो शॉक में चले गए, तो हमसे भी आगे निकल गई है। एक्चुअली ये हुआ, जो क्लास में उन्होंने बिठाया, जो नॉर्मल मॉड्यूल थे वहाँ पे जो सीनियर बच्चे थे, उन्होंने 1 हफ्ते के बाद अपनी मैनेजमेंट से कहा जी प्लीज हम इंसल्ट फील करते हैं, इसको हमारे साथ
वाओ, बिकॉज शी वुड कम आउट विद द आंसर जो कि जो बाकी उनको नहीं आता होगा। फिर बिल्कुल। उन्होंने उसको फैकल्टी रूम में एक कंप्यूटर दे दिया और वो वहाँ बैठ गई। फिर उसके कोई औकाते कार नहीं थी, छुट्टियाँ हो गई, मैं यूएन मिशन पे कांगो चला गया एंड वो बस 3-4 महीने में इट वाज जस्ट लाइक एक ऐसी चीज जिसको कोई माने ही ना, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी नहीं माना था। इनिशियली उन्होंने ये कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल, यहाँ पे कोई चीटिंग हुई है, किसी ने इसको प्रॉम्प्ट किया है, वो हुआ है, और फिर उन्होंने इसको रीएवैल्यूएट किया और वो बहुत विद द एम दैट वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज रॉन्ग। अच्छा। और वो किस तरह किया फिर, लाइक माइक्रोसॉफ्ट से राब्ता? नहीं, यहाँ उनका लोकल ऑफिस था कंट्री ठीक है। उन्होंने कहा, मैंने फिर जब उस पर थोड़ा इरिटेट हुआ कि ये क्यों हमें डाउट कर रहे हैं, तो मुझे सबने कहा कि वो ठीक कर रहे हैं, because it is not possible, it is unbelievable because of the age एज की वजह से, एज एंड एनवायरनमेंट फैसलाबाद और facilities नहीं है, मुझे उस तरह नहीं से- पता कंप्यूटर क्या है, अगर मैं बिल्कुल। प्रोफेसर हूँ तो मैं कहूँ जी मैं उसको हाँ कंप्यूटर सिखा रहा हूँ। तो उन्होंने जब देखा सारा ने कहा यार ऐसे नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल सी चीज है। तो हमने कहा, मैंने कहा यार ऐसे तो है, मैंने कहा वी विल हैव टू एवेल्युएट। ओके। फिर उन्होंने एक वो टीम बनाई लाहौर में बहुत बड़ी, 3-4 डॉक्टर्स, वो पीएचडी टाइप को आए, उन्होंने उसको उस पूरी बुक पे जो कि 3 साल पहले वो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके एक्सपर्ट C# लैंग्वेज के उस वक्त पाकिस्तान में इतने ज्यादा नहीं थे। जी। तो दे हैड टू ब्रिंग अ जेंटलमैन फ्रॉम सिंगापुर टू टेस्ट के जी वेदर। अच्छा। फिर उन्होंने जब वो देखा तो वो जैसे कहते हैं ना, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के, हाँ जी। हैड दैट नॉट बीन देयर चैलेंज, जी। शी वुड हैव नॉट बीन रिस्पेक्टेड टू द लेवल, बिकॉज जब उन्होंने उसको रीइवैल्यूएट किया तो उन्हें पता चला कि ये तो कुछ और है। वो तो शॉक हो गए। Then they approached their headquarter in States, Redmond campus, Seattle में, that we have discovered a gem here. Then Bill Gates invited, and then it was बहुत अच्छा, लंबी समीना दास्तान। जी से स्टोरी भी को ना पूछो, जी, यहाँ इस स्टोरी को थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं, और क्योंकि आप थोड़ा दूर भी थे बच्चों से, तो हाँ जी। ज्यादा जो वक्त उसमें समीना वक्त है, जी का ही गुजरा समीना जी का होगा। गुजरा। तो एज अ मदर आपको कितना तंग करती थी अरफा कि आप देखिए कि Exactly. खाना पीना, बच्चों का ख्याल रखना, ये एज लड़कपन की हाँ एज है, जी। और उसमें फिर बच्चे की ये जिद होना, मैंने कंप्यूटर यूज करना है, अब मैंने एकेडमी जाना है, या अब क्या खेल कूद की तरफ, भी शरारतों रुझान की तरफ था। बिल्कुल ध्यान नहीं था अरफा का, हर और वक्त like समीना पढ़ते जी, रहना, इस तरह का था। आपने ये भी बताना है कि कितनी देर वो कंप्यूटर यूज करती थी, कितनी देर, और फिर अक्सर पेरेंट्स तो इस चीज पे बहुत ज्यादा अनॉय एंड इरिटेट भी होते हैं कि सारा वक्त कंप्यूटर पे बैठे रहते हो। तो क्या आपका भी कोई इस तरह का मतलब रवैया पेरेंट्स था? तो कहते हैं आंखें खराब हो जाएंगी, हर वक्त कंप्यूटर पे ही कंप्यूटर के बैठे सामने हैं। बैठी रहती हो, तो आपका क्या उस टाइम होता था? एक्चुअली अरफा का, जैसे मैंने आपको बताया ना, शरारती वो थी, जी। लेकिन उसकी शरारतें इरिटेट नहीं करती थी, फनी वे में करती थी, हंसना हंसाना, खेलना। बहुत सारे लोग समझते हैं यही आप वाली बात कि पता नहीं वो कितनी देर या आवर्स एंड आवर्स बैठी रहती होगी कंप्यूटर के सामने। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो डॉल्स के साथ भी खेलती थी सेम टाइम पे, वो आलू के चिप्स भी खाती थी, गुनगुनाती भी थी, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करती थी, मेरे साथ वॉक करने भी जाती थी, बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ फुटबॉल भी खेलती थी। जी। तो जो कंप्यूटर की सिर्फ एक लाइन है, उसको वो उतना ही टाइम देती थी जितना उसके लिए ज़रूरी होता था। और उस वक्त आपको पता है इतनी चीज़ें ही नहीं थी कि वो ढेर सारा टाइम दे पाती, बिल्कुल, क्योंकि इतना नॉलेज भी नहीं था, और सिर्फ उसको यही इंटरेस्ट था कि मैंने पढ़ना है, सीखना है, सर को क्या बताना है, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाना है तो इसका ये रिजल्ट आएगा। बल्कि मैं परेशान हो जाती थी, वो इतनी छोटी थी कि लिटरली उससे वो बुक इतनी मोटी थी, उससे उठाई नहीं जाती थी। तो जब उसको एकेडमी छोड़ने जाते थे, कभी वो बुक मैंने पकड़ी होती थी, गाड़ी एज यूजुअल खराब होती थी, तो पैदल चल के जाना, उसको भी साथ लेके जाना। कभी वो एक बैटमैन था हमारे पास, तो उसके साइकिल पे उसने बैठ जाना और बुक उसने कैरी करना, मैंने साथ साथ चलना कि चलो आपको छोड़ के आती हूँ। तो मैं ये परेशान होती थी कि ये कैसे करेगी। फिर सब लोगों ने मुझे कहा भी, कहते हैं आप लोगों ने ज़्यादा नहीं प्रेशराइज कर दिया अरफा को कि वो स्कूल भी जाती है, वहाँ पढ़ती है, तो ये क्या बनेगा, इतनी छोटी है। अच्छा, मैं भी वक्ती तौर पे परेशान हो गई कि वाकई ये तो हो भी सकता है। फिर मैंने खुद ही ऐसे, वो बैठी गेम खेल रही थी, मैंने कहा अरफा बात सुनो, आपको ये बुक की परेशानी तो नहीं होती, तो बड़ी मुश्किल थी, ये लैंग्वेज इसकी समझ ही नहीं आती। सुनती रही मेरी बात, कुछ देर के बाद मुस्कुरा के कहती है इधर आए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने कहा जी। वो बुक में उसने एक ना कोई टेबल बनाया हुआ था, लैंग्वेज बूलियन अलजबरा में कुछ बनाया हुआ था। कहती ये देखिए समझ आ रही, मैं कहा नहीं। कहती ये मैंने खुद बनाया है। मैंने कहा ये बुक करवा, कहती है मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों को इसमें मुश्किल लगती है कि आपको समझ नहीं है। तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड दिस।
कि कहने का मतलब ये कि उसकी जो बैलेंस लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई, क्योंकि बचपन में अगर बच्चों का बचपना छीन लें तो वो वाली हसरतें उनकी रह जाती हैं और वो उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं होते। उन्हें लगता है मैंने तो ये काम भी मिस किया जिंदगी में, ये भी नहीं कर सकी, ये भी नहीं कर सकी। तो वो तो बच्चा हंसने खेलने वाला, मूवी देखनी, फनी मूवीज, बच्चों के साथ गेम करना, लाइक शी वाज वेरी लाइवली, वेरी फ्रेंडली। और वो मेरी एक फ्रेंड की तरह भी थी, दोस्त के हम लोग हंसते खेलते बाहर जाते थे। सबसे ज्यादा जो तंग मैं होती थी ना, जब पूछे तो तंग करती हूँ, वो स्टेशनरी शॉप पे होता था। अब उसको स्टेशनरी बहुत पसंद थी, मुझे पता था उसकी कमजोरी है, डिफरेंट कलरफुल मार्कर्स लेना, अच्छी पेंसिल्स लेना, अच्छी किस्म की चीजें लेना। तो मैं कहती थी कि इरफा मेरे पास पैसे थोड़े हैं, मेरे छोटे बेटे की कोई चीज लेनी है, तुम नहीं जा सकती मेरे साथ, तुम वहाँ मेरा खर्चा कराओगे। तो कहती अच्छा सॉरी मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी, बस छोटी सी एक बुक लूंगी और कुछ नहीं लेती, तो मैं मुझे साथ ले जाए। तो वो हंसते खेलते, लाइक वो उसको ये होता था कि बस किताबें खरीद दें, स्टेशनरी अच्छी हो। ये कितना जबरदस्त शौक है ना कि बच्चे, आजकल के बच्चों से अगर आप उनकी प्रेफरेंस पूछो तो टॉयज चाहिए, किसी को चॉकलेट्स चाहिए, लेकिन शौक ही मुख्तलिफ, हर नए आने वाले मॉडल का पैड चाहिए गैजेट्स में बच्चे। लेकिन मुझे लगता है वो बचपन से ही तमाम बच्चों से बहुत डिफरेंट थी। जिस तरह से आपने कहा कि स्टेशनरी का शौक, फिर बुक्स का, फिर जिस तरह से आपने कहा कि खुद वो टेबल बनाया हुआ था। पढ़ाई में वो कैसी थी? एक्सीलेंट। अच्छा, पढ़ाई का ये भी था कि बहुत छोटी थी, अपनी क्लास में ऑलमोस्ट हर दफा छोटा ही बेबी रही है हर क्लास में। अब मसला ये था कि उसको वो चैलेंज ही नहीं लगता था, वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करती थी, जो मुझे अब समझ आती है ना, मैं पीछे गौर करती हूँ। तो छोटी छोटी चीज आधे घंटे में, 15 मिनट में, वो क्लास में, वो जब स्कूल से फारिग हो रही होती थी वहीं पे वो ऑलमोस्ट ज्यादातर अपना होमवर्क डन कर लेती थी। फिर उसको लगता था कि व्हाट नेक्स्ट। मैं उसको कहता था बेटा लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप थोड़ा फोकस हो एग्जाम्स। पापा इट इमैटेरियल। मैंने कहा तुम्हारे कंपटीटर्स हैं वो तुमसे वो फर्स्ट आ गई। उन्हें कहा बाबा मैंने उसको सारा कराया समझाया, मैं सारी, वो हेड गर्ल भी थी, सारे क्लास फेलोज कहते थे कि वो खुद शी वाज अ लीडर, मतलब मल्टी डायरेक्शनल, सिंगिंग, डिबेट कंपटीशन, एंकरिंग करनी है, किसी की हेल्प करनी है, किसी की वजह से जाके किसी दूसरे से लड़ाई करनी है, टीचरों से जाके, उन्होंने टीचर कहते हैं कि वो अपने लिए कभी नहीं आई थी, लेकिन क्लास के में किसी का इशू है तो वो आके बाकायदा लड़ती थी, नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता। इस पे ना हम डिटेल से जरा बात करेंगे, हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है कि हमारा ब्रेक लेने का भी दिल नहीं करा, लेकिन हम ब्रेक से जब वापस आएंगे नाज़रीन तो हम बेसिकली अमजद साहब से और समीना साहिबा से पूछेंगे कि क्या इनकी आपस में कोई लड़ाई, कुछ चपकलिश होती थी इस बात पे कि मदर ने कुछ मान लिया और फादर ने कुछ मुखालिफ कर दी, लेकिन या क्या दोनों एक पेज पर ही होते थे इस सपोर्ट में। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से ये सारी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद जनाब, और डिस्कशन इतनी इंटरेस्टिंग थी और अभी ब्रेक में भी हमने ब्रेक नहीं ली, हमने ब्रेक में भी ब्रेक नहीं ली। डिस्कशन जारी है। हमने जो हम अमजद साहब और समीना साहिबा के आपस का जो बॉन्ड था अरफा को लेकर और डिसीजंस लेने में कौन किसका कितना पार्टिसिपेशन होती थी, इस पे तो हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अमजद साहब, आप जिक्र कर रहे थे जो अब उनको बिल गेट्स की जानिब से इनविटेशन आया, तो वीजे के हसूल का जो मामला है वो बड़ा मुश्किल था, तो उस मुश्किल में आसानी किस तरह आई, जो अब मैं वो स्टोरी भी जरूर सुनना चाहता हूँ। मैं इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन मैं इसको ट्राई कि जी मैं मुख्तसरन डॉट्स फिर आप खुद मिलाते रहिएगा जी। आई वाज इन सर्विंग विद यूनाइटेड नेशन कॉन्गो में, वॉर जोन में, और शी वाज हियर इन मुल्तान। तो वो एक मेल आ गई कि जी बिल गेट्स वांट्स टू सी यू, ये आपकी लॉजिस्टिक्स हैं, ये आपकी बुकिंग है, ये आपको इनविटेशन लेटर, एंड दैट इनविटेशन लेटर वाज एड्रेस्ड टू द एम्बेसी। ओके, अच्छा, यूएस एम्बेसी कि जी इसको ये हम बुला रहे हैं इस वजह से एज अ ऑनर्ड गेस्ट, तो इसको वीजा शीजा जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज असिस्ट किया। लेकिन बहरहाल उसका एक प्रोसीजर है अमेरिकन एम्बेसी जाने का, एंड दे आर लिविंग इन मुल्तान, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं थी, मैं नहीं था। तो उसने इंडिपेंडेंटली माँ से कहा कि मुझे डाइवो पे बिठाएं, मैंने इस्लामाबाद पप्पू के पास जाना अकेले। शी रीच देयर, पप्पू से जाके उसने कहा मुझे अमेरिकन एम्बेसी ले जाएं। तो आपने अकेले भेज दिया? इट वाज अ रूटीन। वो देखिए ना, इतना बड़ा दिल भी तो किया पेरेंट्स ने। इतना बड़ा दिल कैसे किया? वो तो बहुत छोटी सी थी, जब 1.5 साल की, तो वो मेरे कंधे पे मेरे साथ यूनिट ऑफिस चली जाती थी, यूनिफॉर्म पहनती थी,
वो जैसे अगर आपने कभी, आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा, एक मदारी होता था स्ट्रीट्स पे, उसका एक बच्चा जिमूरा होता था। तो वो मेरा बच्चा जिमूरा थी छोटे से, मैं उसको सिखाता था, उसको लेके मैंने जो तस्वीरें भी शेयर की आपने देखी होगी, जी जी, शी वाज ऑलवेज बाबाज बेबी। तो वो मुझे उस पे एतबार था, वो बॉय टॉम बॉय था। वो जो अंकल आंटी डाइवो में बैठी उनके हवाले कर देती थी माँ, बताती थी कि ये आगे से आएंगे तो आप उनको दे दो। वो रास्ते में खाना भी उन्हीं के साथ खाती थी। फिर वो लिखती थी अपना सफरनामा टाइप के, मुझे फलाने अंकल मिले, फलाने ने मुझे ये रास्ते का, फिर वो शेयर करती थी आके, उन्होंने नंबर सेव किए होते थे, अंकल डाइवो आंटी डाइवो, उसके मुझे मिले। खैर वो अमेरिकन एम्बेसी किसी तरीके से सारे सिस्टम्स को फाइट आउट करते हुए, कन्विंस करते हुए कि जी लेट मी रीच देयर, दे मे आई वांट टू लिसन द नो फ्रॉम द चीफ वीजा ऑफिसर। अच्छा। और वो सारे पार्किंग जिधर गाड़ी पे चेक करते हैं आपकी सारी चीजें, विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, विदाउट एनीथिंग, शी जस्ट टुक द पासपोर्ट एंड एनफोर्स्ड हर वे थ्रू अमेरिकन एम्बेसी। ओके। और जाके अभी सारे लोग बैठे थे, बड़े सीनियर्स भी थे, मुझे, मैं तो नहीं था, मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैं शर्मिंदी सी होकर पीछे खड़ी थी, बिकॉज लोग कहते थे ये अनरीजनेबल है, तो मैं कहती थी मैं क्या करूं, मतलब बच्ची है क्या करें। बिल्कुल, बच्ची की फुफ्फो साथ है। हाँ। और एम्बेसी में बच्ची पहुंच गई है और उसके पास कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो अब कन्विंस कर रही है, और 2 दिन बाद की फ्लाइट है, वो लेटर है और वो फ्लाइट प्लान है कि जी मैंने जाना है, एंड आई हैव बीन इनवाइटेड बाय बिल गेट्स। वो अभी उधर जाके पहुंच के वो शीशे के पीछे से ऑफिसर से बात करनी शुरू हुई। शी वुड टॉक इन सो फ्लुएंट इंग्लिश कि पीपल वुड अंडरस्टैंड कि शायद ये अमेरिकन स्कूलों में पढ़ी है। अच्छा। लोग पूछते थे कि कहाँ से तुम इतनी अंग्रेजी, रूरल गर्ल फ्रॉम फैसलाबाद। तो कहती थी आई वॉच कार्टून्स एंड आई हैव लर्नड द एक्सेंट फ्रॉम कार्टून। अमेजिंग। उसने उनको कन्विंस कर लिया। उन्होंने कहा बेटा हमारे रूल्स हैं, आप हमें पासपोर्ट दे दें, हम चेक करेंगे एंड वी विल सेंड योर पासपोर्ट एट योर गिवन एड्रेस। मैंने कहा आई डोंट हैव टाइम, आई राइट नाउ, आप अपने रूल्स चेंज करें मेरे लिए। एंड दे डिड दैट, और उन्होंने उसको वीज़ा दिया। फिर जो बाहर आई उसने पीसीओ से मुझे कॉल की, उसने कहा जी आप इसका रेफरेंस जाके जो आपके वार जोन से नियर बाय कोई एम्बेसी है युगांडा, उसने सर्च करके मुझे बताया, वहाँ जाएं, वहाँ जाके आप अपना ये पासपोर्ट प्रेजेंट करें और आपको वीजा अमेजिंग। एक छोटी सी बच्ची खुद ऑर्केस्ट्रेटिंग ऑल दैट सिटिंग in Islamabad without no deliberate arrangement whatsoever। अमजद साहब, इधर तो आजकल लोगों को ये गूगल मैप्स पे अगर रास्ता बताना पड़ जाए कि कहाँ मुड़ना है तो वो बताना मुश्किल हो जाता है कि अंडरपास के ऊपर से जाने, नीचे से बच्ची आपकी इस्लामाबाद में बैठ के आपको गाइड कर रही है कि फ्ला एम्बेसी में जाएं, इस तरह से करें। दैट इज मेरे लिए तो विजिट मुमकिन ही नहीं था, मैं तो ऐसे साथ था न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में पागलों की तरह। 20 घंटे की फ्लाइट के बाद मुझे समझ नहीं लग रही थी कि ये कहाँ से, मैं समझता था जाके देंगे तो हमें बोर्डिंग पास मिले, कहती थी बाबा छोड़ें, ये ऑटो होता है। अच्छा। ये खुद जाके आप करते हैं। हाँ, वो सारा मैं उसके पीछे पीछे उसका बैग लेके, उसका मैनेजर था जी। जब भी वो इंटरनेशनल ट्रैवल करती थी मैं उसके मैनेजर के तौर पे उसका लैपटॉप, उसका बैग और आगे होटल चेक इन करना, वो सारा कुछ। इस तरह के सपोर्ट जो है ना, इस तरह के वालिदैन की जरूरत है। पेरेंट्स तो अनॉय हो जाते हैं बच्चों की हरकतों से। को कौन इस तरह से जो सपोर्ट, जिस तरह से आपने खुद बताया कि आपके वालिद साहब ने बहुत सपोर्ट किया। लोग कहते थे कि ये एडिक्टेड है अपनी बेटी, बिकॉज वालदा से भी झगड़ा हो जाता था। मैं उसके ऊपर पैसे, मतलब प्रायोरिटी है ना, घर में पैसे पड़े हुए हैं कि गाड़ी के टायर डलवाने हैं, मैं उसको कंप्यूटर गैजेट खरीद देता था, तो वो बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ होता था। फिर मैं अपनी पोस्टिंग मैंने फौज छोड़ दी 10 साल पहले, उसमें मेरा करोड़ों रुपए का बेनिफिट्स थे जो मैंने खुद, मैंने कहा जी नहीं, मैं सिर्फ बेटी के साथ रहना है। आई वॉज नॉट नोइंग कि जी ये जल्दी चली जाएगी। तो मैंने 2006 में अर्ली रिटायरमेंट, जब वो मुझे उसके साथ उसको मैनेज करना पड़ता था, जब वो सारा सेलिब्रिटी बन गई, तो मैं फिर फौज की रिक्वायरमेंट्स कानून था, तो सारी मेरी पोस्टिंग ट्रांसफर, तो देन आई टुक प्रीमेच्योर रिलीज because I had to manage Arfa। मेरे सीनियर ऑफिसर्स मेरे से नाराज हुए कि सच ए गुड करियर यू आर हैविंग येट, तो आप क्यों इसको, तो एज लेफ्टिनेंट कर्नल आई। इतना मुश्किल, आई एम श्योर ये आपके लिए डिसीजन होगा जो आप कह रहे हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए ज्यादा मुश्किल था ना। आप इस एक्सपीरियंस को कहाँ से खाएंगे मुझे से? बिल्कुल। आप तो आपकी आपस में कितना लड़ाई झगड़ा होता था, कोई नोक-झोंक नहीं होती? और इस डिसीजन पे समीना जी आपका क्या टेक था? वर यू हैप्पी, या आपने इनको रोका कि नहीं ये डिसीजन नहीं लेना, आप कंटिन्यू करें अपनी जॉब को भी, या आपने भी इनको फिर सपोर्ट किया जो डिसीजन इन्होंने लिया?
हैप्पी तो मैं नहीं थी, सच बात है जी। कि मुझे ये फिक्र थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी फीस कहाँ से पे करेंगे, क्योंकि मुझे पता था और तो कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है नहीं है, और अगर ये भी चला गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा खन्ना साहब 3 माशाल्लाह बच्चे हैं, उनकी फीस है, घर है, ग्रोसरी करनी है, बिल्स देने हैं, क्या होगा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, खैर है अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं कहा अल्लाह तो बेहतर करेगा, लेकिन फिर भी क्या कोई ख्याल क्यों होती है। ज्यादा की ख्वाहिश नहीं थी, बेसिक्स पता था कि अब्बू ने कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है गांव में इधर उधर के, अगर उसको मैनेज करके, तो मैंने हमेशा उसको लिक्विडिफाई कर लेता था, थोड़ी सी बेच लेता था, वो कर लेता था। तो वो मैनेज कर लिया बेटी के लिए, अपनी बच्चों के लिए, बच्चों के ख्वाबों वो बड़ी को थी क्योंकि तो नेचुरली बेटी के साथ एक खास, और मुझे अब्बू से ये मिला था, वो कहते थे कि जो बाप और बेटी का रिलेशन है दैट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और वो कहते थे, वो लेके जाते थे इसको आले रसूल के साथ, वो कहते थे अगर बेटे ही बेहतर रिलेशन होता तो अल्लाह अपने नबी को जरूर देता, दे के ले लिए। और जो नस्ल आगे चलने वाला कॉन्सेप्ट है वो भी वो कहते थे कि बेटी की ही औलाद की वजह से आज हम मुसलमान। बेशक बेशक। तो वो फिर वो जो बेटी का और बाप का रिलेशन है, वो खुद भी उन्होंने बेटियों से मेरे से ज्यादा प्यार करते थे। बिल्कुल। तो फिर मेरे लिए वो कहते थे, हाँ मैं जब कहता था अबू तुसी धियां नूं ज्यादा प्रेफरेंस देते, हाँ जी, तो वो कहते थे अब तुम भाई बन के सोचते, जब अल्लाह तुम्हें बेटी देगा तो तुम बेटी बन के बाप बन के सोचोगे, तो फिर मैं देखूंगा बेटी बाप क्या होती है। लेकिन अमजद साहब आप इतने लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं और आप रोल मॉडल हैं। आपकी बेटी, मैं कहती हूँ बहादुर बाप की बहादुर बेटी, आपने इतनी ज्यादा मैं कहूंगी कुर्बानियां दी अपनी बेटी के लिए, इतना सपोर्ट किया, कोई नहीं करता। अगर मैं आजकल की भी बात करूं, आज के दौर की भी बात करूं, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप जैसे जो है ना, मैं समीना जी को भी इसी करेज और इसी सपोर्ट की जरूरत है। हमारे बेसिकली पेरेंट्स को भी इन पेरेंट्स से सीखना चाहिए। अमजद साहब उन्होंने अपनी बच्ची की हर बात पे लब्बैक कहा, उस पे भरोसा किया, उसने जो चाहा पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, वरना हमारे पेरेंट्स तो लाइक वो खेल कूद में भी डांट डपट कर देते हैं और बच्चों को आजादाना वो कुछ भी करने नहीं देते। मैं समीना जी का भी कमेंट लेना चाहूंगी। समीना जी, इतनी हिम्मत, इतना हौसला कि बेटी को इतनी कम उम्र में आपने डेवो पे भेजा, आपने भी, क्योंकि माएं बड़ी प्रोटेक्टिव होती हैं। अगर मैं अपनी माँ की बात करूं तो अगर उनकी कोशिश होती है कि टाइमिंग्स है, कर्फ्यू टाइम, इतने बजे बेटा घर आ जाना, बार बार कांस्टेंट रिमाइंडर देना, और उस वक्त में उस दौर में जब कोई उस तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, आपने इतनी हिम्मत कहाँ से गैदर की? देखिए बात ये होती है कि हिम्मत जो अल्लाह ताला जो है, हिम्मत आपको जितना बड़ा मकसद होता है ना, उसकी हिम्मत ताकत अल्लाह आपको देता है, तो तौफीक अल्लाह की तरफ से होती है। नॉर्मल माँ बन के शायद मैं कभी भी ये कर ही ना सकती हूँ, लेकिन चूंकि अल्लाह को पता था कि अल्लाह ने मुझे जो बेटी दी है उससे क्या काम लेना और उसके लिए किस तरह की माँ चाहिए और किस तरह की सोच चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि मुझे उस तरह का बना दिया गया। वो अल्लाह ताला का कमाल था, मेरा नहीं था। और सेकेंडली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, जो रोल मॉडल बनते हैं, उसमें जब एक डिसाइडिंग फैक्टर हमारा जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, दैट इज़ ऑलवेज फादर। अगर वाइफ उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी ना, तो फिर रोल मॉडल आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपको उनके पीछे खड़ा होना पड़ता है, यस करना पड़ता है। और जब आप हर छोटी छोटी बात पे अपनी कि ये मेरी मर्जी है तो मैंने ये करना है, वो मैं जब आ जाती है ना, तो फिर वो हार्मनी नहीं रहती ना। आप देखें इवन फिजिक्स प्रूव करती है कि टू अचीव रेजोनेंस आपकी वेवलेंथ और एनर्जीज जो हैं उनके अंदर एक हार्मनी होनी चाहिए। अच्छा, अभी घर में भी एक एनर्जी लेवल की हार्मनी है, अगर वो माँ बाप के दरमियान नहीं है, या वो एनवायरनमेंट पैम्पर्ड है, या वो आर्टिफिशियल है, या वालदा के पास क्वालिटी टाइम नहीं है, या फादर के पास नहीं है, दे आर बिजी इन द प्रोफेशन और ज़ातियात में और आगे ग्रो करने में, या और जो, लेकिन वो जो पहले 5-10 साल हैं वो इतने इम्पोर्टेंट, बेशक कि आप कोई 2 रैंक कम अचीव कर लें, आप कुछ पैसे कम अचीव कर लें, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी रोल ऑफ एनी कपल इज टू ग्रूम द नेक्स्ट जनरेशन।
आपने इतनी अच्छी और खूबसूरत बात की अमजद साहब, मैं चाहूंगा इस पे हम थोड़ी डिटेल से बात करें एक ब्रेक के बाद। अभी अगेन ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि बच्चों से जान छुड़ाने के लिए पेरेंट्स उनके हाथों में फोन दे देते हैं, मुख्तलिफ गैजेट्स दे देते हैं कि ये हमें तंग कर रहे हैं, और हमें ये तंग ना करें, हम अपनी बिजी लाइफ में उसी तरह एंजॉय करते रहे, बच्चों की परवरिश जो भी होती रहे। तो अमजद साहब और समीना साहिबा की मिसाल इतनी बड़ी मिसाल है, अपनी बेटी के साथ वो खड़े, उस बेटी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो हमारी यूथ के लिए मशले रहा है, और ये पेरेंट्स हमारे आज के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। तो हम ब्रेक के बाद आते हैं, और ब्रेक के बाद बिल्कुल ब्रेक लेने का दिल नहीं करा। बहुत कम ऐसे प्रोग्राम्स में होते हैं कि जब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो ब्रेक लेना, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान जनाब। अभी हम अपने पेरेंट्स, हमारे देखने, हमें नाज़रीन जो देख रहे हैं, वो पेरेंट्स जो घर में इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए अब हम जो पैगाम देने जा रहे हैं, बेसिकली हम अब अरफा की बर्थडे पे उसको याद कर लेना ही काफ़ी नहीं है, और उसकी अचीवमेंट्स को दोहरा लेना ही काफ़ी नहीं है। अरफा के पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनकी स्टोरीज आपने सुनी कि किस तरह उन्होंने अपनी बेटी को सपोर्ट किया, हर उस कदम पर सपोर्ट किया जब पेरेंट्स के लिए खुद बहुत तकलीफ थी, परेशानियां थी या मुश्किल हालात थे। उनके फादर ने अपनी सर्विसेज उस पीक पर छोड़ी अपनी बेटी के लिए कि जो एक ख्वाब होता है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को सपोर्ट किया, और उस बेटी ने ना सिर्फ पूरी दुनिया में इस मुल्क का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, बल्कि आज भी वो इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारे लिए एक मशले राह है। अब मशले राह जब हम जिक्र करते हैं इस लफ्ज का, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हमें अब उससे सीखना क्या है। तो अरफा तो अपनी जिंदगी में जो करके गई, आज भी उसकी मिसाल नहीं मिलती, और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं उससे, लेकिन अरफा करीम के पेरेंट्स से भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमारे आज के पेरेंट्स को, जो अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, जो अपने बच्चों से बात ज्यादा टाइम इसलिए नहीं देते क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी बहुत मसरूफ है, जॉब्स तो उनकी प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल, या फिर जॉब्स के अलावा भी ना बाकी की भी जो उनकी गैदरिंग्स होती हैं, गोल्फ में लगा हुआ है, कोई किसी चीज में लगा हुआ है, शाम को कोई उसमें लगा हुआ है, लेकिन प्राइमरी रोल ऑफ ग्रूमिंग द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल, इसी पे हम बात करना चाह रहे हैं अमजद साहब के प्राइमरी रोल पेरेंट्स का। मेरा ख्याल है आपसे बड़ी मिसाल हमें नहीं मिलती इस माशरे में। आप आज के पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहें? देखें, अल्टीमेटली ये है कि आप जब लॉन्ग टर्म देते हैं, जैसे इकबाल का शेर है कि हिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है, क्या बात है, वेयर आई एम एंडिंग। तो आप जब टर्मिनल, जब आपने जाना है, थिंक बिगिन विद द एंड इन माइंड, भी वो स्टीफन हरकोवे कहता है 7 हैबिट्स, कि तो एंड तो यही है ना कि व्हाट आर यू लिविंग बिहाइंड, और वो आपकी ये लेगेसी इज योर औलाद। बिल्कुल, वो आपकी कंटिन्यूशन है, वो आपके लिए बाद में सदका जारिया है, वो हेयर आफ्टर में भी आपके लिए। तो औलाद की जो ग्रूमिंग है वो सम हो दी अदर मैंने अपने वाले साहब से सीखा, और वो मुझे ये पता था कि ये जो पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस हमने डिफाइन किए हैं दुनिया में, डिग्री, क्वालिफिकेशन, फिर आप अफसर बन जाते हैं, फिर आप सेल्फ एक जो प्रमोशन है, तो उससे हट के कहीं स्पिरिचुअलिज्म, मेरे वाले साहब चिश्तिया सिलसिले में बैत थे, इरफानी बाबा सुंदर शरीफ में, वो बहुत इंटेलेक्चुअली वो बच्चों की पढ़ाई को बड़ा सपोर्ट करते थे। मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं शायद दरबारों पे, तो लोग कहते हैं जी सर, वो वहाँ पे अब बच्चों को और उनकी दुनियावी मॉडर्न एजुकेशन को और बेटियों की एजुकेशन को हमारे स्पिरिचुअल जो फादर का सिलसिला था बाबा इरफानी के यहाँ, वहाँ से भी यही मिलता था। तो ये मैंने फिर ये सोचा कि यार मैं 2 रैंक और क्या, फलां क्या, तो इस पे सारा कुछ इन्वेस्ट किया जाए। जबरदस्त। कोई प्रॉपर्टी को, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मटेरियल, उसको बेच के लिक्विडिफाई करके ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को ग्रो करना, अगर वो ग्रो कर जाएंगे तो वो इज मतलब है अनमैच्ड, कहीं ज्यादा, बिल्कुल कहीं ज्यादा। तो ये मुझे वालिद साहब से लेगेसी मिली थी, मुझे तौफीक मिली बेसिकली बिकॉज ये एक उसको मजाक में ले लें, लाइट ले लें, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है किसी भी आदमी की विजन का, वो उसकी वाइफ है। बेशक अगर वो उसके लिए वो उस सपोर्टिव रोल में नहीं है, तो वो आप नहीं अचीव कर सकते। आप जितने मर्जी दबंग
बहुत आपने True that. खूबसूरत बात True की that. और बेटी जिस तरह से आपकी थी, मुझे लगता है माँ की सपोर्ट बहुत जरूरी है एंड शी वाज अ वंडरफुल सिंगर एज वेल। उस हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताइए कि गाती भी वो बहुत अच्छा थी, फिर क्लासिकल शायद आप बता रही थी हमें, हर किस्म का हर किस्म का वेस्टर्न म्यूजिक भी, उसके बारे में शुरू से ही माशाल्लाह तिलावत हो, नात हो, किरत हो, मुशायरा हो, कौमी नगमे हो, कॉम्पिटिशन पोइट्रेस थी, उसकी पोइट्री है बड़ी सीरियस पोइट्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसको शौक होता था ना हर चीज में पार्टिसिपेट करने का, को करिकुलर एक्टिविटीज में, क्योंकि वो टीचर्स एक स्कूल में एक टीचर थी जो कि मेरी बाद में फ्रेंड बनी, वो भी अरफा की वजह से। तो वो कितनी मेरे शुरू के दिन थे, तो दूसरे तीसरे दिन मैंने देखा कि ये बच्ची, इसकी आंखों में इतनी शाइन है और इतने प्यारे सवाल करती है, ये किसकी बेटी हो सकती है। तो उसने उसको अरफा को कहा कि अब जब आपकी मामा लेने आए तो मुझे मिलवाओ कि मैं आई वांट टू मीट योर मदर, कि आप किसकी बेटी हो। तो वो उस तरह फिर वो हमारी बाद में फ्रेंडशिप हो गई जी। और अदीला उनका नाम है, तो वो उसने मतलब ये बात ये होती है कि जो बच्चियां हैं ना, स्पेशली बच्चे तो चले बात की बात है, बच्चियों का साथ देना और उनकी जो क्वालिटी, जो बैलेंस जिसको कहते हैं ना, बैलेंस लाइफ गुजारना, वो बहुत ज़रूरी होता है। कि एक वक्त में अगर वो प्रोफेशनली ग्रो कर भी रही हैं तो उनको बाकी अगर रिलेशंस के साथ डील नहीं करना आता, या उनको रिस्पेक्ट नहीं दूसरों की करनी आती, या उनमें एम्पैथी नहीं होती, या माएँ उनको वो इखलाक नहीं दे पाती वैल्यूज़ के बारे में, तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ अचीवमेंट कुछ नहीं रहती आपके लिए। बिल्कुल। अगर आप प्राउड फील करें, अगर आप में नखरा आ जाए, आपकी गर्दन में सरिया आ जाए, आप हम्बल ना रहें, तो वो अचीवमेंट नहीं रहती। मुझे यही होता था कि ये एक हम्बल किस्म की बच्ची रहे और इसको पता हो कि हम ये कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ है अल्लाह ताला की अता है, और ये जैसे अल्लाह लेता है। मैं उसको बचपने में भी यही कहती थी कि बेटा ये अल्लाह जितना देता है ना, आप जब हम्बल रहते हो तब तक ही आपके पास रहता है। तो वो जो लर्निंग है जो बच्चों के साथ साथ इन्वायरमेंट के थ्रू, और सेकेंडली जो माँ को देखती थी, मैं खुद देखती हूँ कि अगर तमीज से बात ना करती लोगों से, तो मैं उसको कैसे सिखाती, और मुझे गुस्सा आता तो मैं उसको पेशेंस कैसे सिखाती। Here is the difference ना, मैं ये कहता हूँ, एक चीज है जो आप बोलते हैं, हाँ जी, वो हम सारे मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं। मैं भी टीवी पे, मैं भी घर में, बेटा ये करना है, ये नहीं करना है, अखलाकियात का स्कूलों में भी चैप्टर होता है। एब्सोल्युटली। लेकिन वंस यू वॉक योर टॉक, जब वो देख रही है कि उसकी माँ मुलाजमों से एम्पैथेटिक है, जब वो देख रही है कि उसकी माँ वालिद के साथ है में बगैर वजह से झगड़ा चां घर में नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, तो एक दूसरे को सुन लिया जाता है। इसको कहती थी, मामा बाबा अभी ये रिश्ते गुस्से में हैं, तो आप उनको जवाब मत दें, लेट दिस थिंग सेटल डाउन, 2 घंटे के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। और इतनी समझदार, इतनी कम उम्र में इस तरह के बच्चे, वो सारी चीजें देखी। तो जो इमोशनल देखे ना, एक EQ जो मैं टेक्निकली 4 लफ्जों में कहता, हम समझते थे IQ खत्म हो गया, इंटेलिजेंस क्वोशंट, EQ आ गया, इमोशनल क्वोशंट, ये जो हम बात कर रहे हैं। उसके आगे सोशल क्वोशंट आ गया, आपने सोशली एक दूसरे के साथ कैसे इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी। उसके बाद आखिर पे एडवर्सिटी क्वोशंट है, वो बच्चों को नहीं पता कि जब आपके ऊपर कोई टफ टाइम आना है तो आपने उससे उठना कैसे, ग्रिट कैसे पैदा करना है, गिरने के बाद, हारने के बाद कैसे दोबारा उठना है। बिल्कुल, फेलियर के ये बाद चीजें हैं जो बच्चों को हम सिखाए हैं, और वो पहले 5-10 साल में बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही बुनियाद होती है, वही बुनियाद होती है। अमजद साहब एंड समीना साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और आप यकीन करें कि आज का जो ये शो है, ये बहुत से पेरेंट्स के लिए बहुत बड़े बड़े मैसेजेस भी छोड़ के जाएगा। हम अक्सर ही ना बात करते हैं कि बच्चों की तरबियत पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। अब देखें, अरफा के पेरेंट्स एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह उन्होंने अपनी बेटी की हर बात पर लब्बैक कहा, उसको सपोर्ट किया। बहुत सी हमें अब सारी डिस्कशन आपके सामने है। मैं एंड में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, है ना, हमें ये लगता है शायद ये किताबी बातें हैं, शायद ये ऐसी बातें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हालांकि 100% ये पॉसिबल बातें हैं। और इसको मैं तो ये कहूंगा कि आज के दौर के हिसाब से हमारे पेरेंट्स को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। वो सोच जो आपके जहनों में, मैं कहूंगा वो एक नेगेटिव सोच है या फिर चलती आ रही है बड़े सालों से, उसको तोड़ने की जरूरत है। और आज के वक्त के मुताबिक हमें हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, बच्चे जनरेशन गैप ना फील करें। अगर हम अरफा के पेरेंट्स की बात करें तो वो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। आज इन्होंने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमने बहुत कुछ सीखा।
और आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा Once आप लोगों again, से thank you very much. मिलके, और इतने कम फाइनेंसेस में जमील मैनेज किया हर चीज को। बहुत कुछ हम इस पे बात कर सकते हैं, दिल नहीं कर रहा कि आप लोगों से अभी इजाजत तो लें, लेकिन बिल्कुल टाइम खत्म हो वक्त की चुका है और कमी, हमें बार बिल्कुल। बार कहा जा रहा है। नाज़रीन, अभी आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय।